स्टोरी की शुरुआत में हमें बर्फीले पहाड़ों का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक गुफा के अंदर हमें आवाज आती है कि बेवकूफ कहीं के, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर हम लोगों से बचकर यहाँ से निकल सकते हो? बताओ कि आखिर वो एंशिएंट रेलिक कहाँ पर है। हमें हमारे सामने हमारे एमसी को दिखाते हैं, जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी। उसका एक हाथ कटा हुआ था, जो कि उसके पैर पर ही पड़ा हुआ था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि बेवकूफ, अगर तुम्हारे बजाय मैं होता तो सबसे पहले बाकी लोगों को भी मेरे बारे में बता देता। ये सुनकर जो वो लोग जहाँ पर उसको पकड़ने के लिए आए थे, उनमें से एक आदमी उसके ऊपर गुस्सा करते हुए उसको गाली देने लगा था। पर जो उनका बॉस था वो उसे रोकते हुए कहता है कि सबसे पहले हम लोगों को मेन स्क्वाड से यहाँ पर कांटेक्ट करने की जरूरत है। जिसके बाद वो क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हुए बताता है कि हम लोगों ने नॉर्थर्न फैंटम को यहाँ पे पकड़ लिया है, क्या आप लोग यहाँ पर आने वाले हैं? तो वो लोग कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जल्दी ही वहाँ पर पहुंच जाएंगे। जिसके बाद वो हमारे एमसी से कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा प्रोसेस्ड हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी भी यहाँ पर लगे हुए हो, तुम्हारे दोनों हाथ कट जाने के बाद भी। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर नॉर्थर्न फैंटम भी उस रैली के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, जिसके पीछे एम्परर भी पड़ा हुआ है। उसका साथी कहता है कि आखिर इस सब का मतलब क्या हो सकता है, ये तो बस काफी ज्यादा अनोइंग बनने की कोशिश कर रहा है, इसकी वजह से कई दिनों तक हमें सफर करना पड़ा है। तो क्यों न मेन स्क्वाड के यहाँ पर आने से पहले हम लोग इसके साथ कुछ मजे लेते हैं और इससे हम वो कीमत ले सके जो हार्डशिप जो कि इसकी वजह से हम लोग यहाँ पर सफर करना पड़ा है। और जो हमारा एमसी था वो चुपचाप से ये सब सुन रहा था और हमें दिखता है कि उसके दोनों ही हाथ वहाँ पर कटे हुए पड़े थे और उसकी तलवार उसी की साइड में गिरी हुई थी। इसलिए जो लोग उसे पकड़ने के लिए आए थे वो अपनी तलवार निकालते हुए कहते हैं कि नॉर्थर्न फैंटम, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब तक तुम हमसे यहाँ पर तुम्हें मारने की भीख नहीं मांगोगे तब तक हम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकने वाले हैं। तो उसका साथी कहता है तो चलो ये डिसाइड करते हैं कि आखिर कौन फर्स्ट आएगा, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। जिसके बाद वो एक सिक्का निकाल कर उसे उछालते हैं और कहता है कि अगर हेड आया तो मैं आगे बढ़ूंगा। पर तभी हमें दिखता है कि जो हमारा एमसी था वो अपने मुंह से ही अपने हाथ को उठाता है और जैसे ही वो उसे अपने फिर से कंधे से लगाता है तो वो फिर से जुड़ गया था। और वो कहता है कि मैं बिल्कुल भी इन चीजों को इसी तरीके से यहाँ से बिल्कुल भी नहीं जाने देने वाला। और वो सोचता है कि मैं अपने साथ ऐसी चीजों को बिल्कुल भी खत्म नहीं होने देने वाला, वो भी बिना कुछ किए हुए। और बताया जाता है कि ये डार्कर हाउस होल्ड का फर्स्ट फेल अवेकनर है और वो मैं हूँ, मेरा नाम जेके डार्कर है। और क्योंकि मैंने जन्म लिया एक ग्रेट डीमन स्लेयर फैमिली के अंदर, वो भी एक ऐसी बॉडी के साथ जो खुद ही ऑरा को इस्तेमाल नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मेरी अवेकनिंग फेल हो गई और एक नाइट बनने का मुझे मौका ही नहीं मिल पाया। मेरे हाउस होल्ड के अंदर ही मुझे पूरी तरह से कुचल दिया गया और बिल्कुल किसी कचरे की तरह ट्रीट किया जाता था। इसी वजह से मैंने वो सब किया जिससे मैं ताकतवर बन सकूं और सर्वाइव कर सकूं। और एक बार किसी ने मुझसे ये कहा था कि अगर तुम केवल स्ट्रेंथ को ही परस्यू करते हो तो आखिर में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। और हमें दिखता है कि उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए थे और फिर वो तलवार उठाकर सीधे उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा था। जहाँ पर उनका सिक्का अभी भी घूमते हुए जैसे उसके हाथ में आता है, वो अपना हाथ हटाते हुए देखकर कहता है कि शिट, ये देखकर कहता है कि शिट, ये तो हेड है। और वो काफी ज्यादा खुश हो गया था और तभी जेके अपनी तलवार से उसके सिर को ही काट देता है। उसका साथी ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गया था और वो आगे कहता है कि ये उसने कहा है जो पहले से ही काफी ज्यादा ताकतवर था। जिसके बाद जेके पीछे की तरफ देखता है कि वो आदमी तलवार लेकर खड़ा हुआ था और जेके तेजी से पीछे की तरफ जाकर उसके ऊपर हमला कर एक ही बार में उसकी तलवार के साथ साथ उसके भी दो टुकड़े कर देता है, जिसकी वजह से पूरे में खून खून हो गया था। और वो आगे कहता है और जो लोग कमजोर होते हैं स्ट्रॉन्ग उनके ऊपर पैर रख कर निकल जाते हैं और जो उनका होता है वो भी लोगों से ले लिया जाता है और जो भी उनका होता है उन सभी से वो सब छीन लिया जाता है। और यही इस दुनिया की सच्ची सच्चाई है। अब दोनों को ही मार देने के बाद जेके ऊपर की तरफ देखता है और फिर अपना दूसरा हाथ उठाकर उसे अपने कंधे से लगाने लगता है और वो आगे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं यहाँ से बिल्कुल भी नहीं निकल पाऊंगा। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज थे और वो कहते कि क्या केस ने अपने हाथ को फिर से रीअटैच कर लिया। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे और हमें उसके सामने कई सारे लोगों का एक ग्रुप दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर उसको मारने के लिए आए थे। पर एक कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा ग्रोस है। तो उसका साथी कहता है पर अगर ऐसा है तो क्या अगर हम इसका सर यहाँ पर काट देंगे तो वो यहाँ पर मर तो जाएगा ना। पर तभी जेके तेजी से उन लोगों की तरफ बढ़ना चालू कर देता है और वो सभी के सभी काफी ज्यादा गुस्से में उसको मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगे थे। जिसके बाद वो सभी के सभी हमारे एमसी को यहाँ पर घेर लेते हैं और अपनी तलवारों के साथ उसके साथ एक काफी ज्यादा खौफनाक लड़ाई लड़ते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसने सभी लोगों को मार तो दिया था पर आखिर में कई सारी तलवारें थी जो कि उसकी पीठ में धसी हुई थी और वो भी अपनी मौत के मुंह में जा चुका था। और वो मरते हुए कहता है कि डैम इट, उसके मुंह से खून की उल्टियां हो रही थी जहाँ पर वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था। पर वो अपने आप से कहता है देखकर ऐसा लगता है कि मैं भी जल्दी यहाँ पर मरने वाला हूँ, इस सब के बाद भी कि मैं अपना रिवेंज यहाँ पर नहीं ले पाया। पर मैंने कम से कम उस रैली को तो चुरा लिया जो कि एम्परर चाहता था। मुझे लगता है कि कम से कम मैंने कुछ तो अचीव किया ही है। और वो अपने पास से उसी रैली को निकालता है जिसके ऊपर एक ड्रैगन बना हुआ था और वो एक तरीके का क्रिस्टल था। जिसके बाद वो उसके ऊपर अपने खून को बगराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना एलिसा। और वो खून की बूंदे जैसे उस रैली के ऊपर गिरती है उसके अंदर से गोल्डन लाइट निकलना चालू हो जाती है और एक ऑरा था जो कि उसके ऊपर पूरे में फैलने लगा था। और तभी उसके सामने एक सस्ता पैनल ओपन हो जाता है कि तुम्हारे स्ट्रॉन्ग विल ने एशियंट पावर को यहाँ पर अवेकन कर दिया है और एल्डर ड्रैगन की सोल उसके अंदर एनग्रेव हो गई है, जिसकी विल
काफी ज्यादा प्रिसाइज्ड है और जो अर्जेंट मेक श्योर है उसे यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है। जेके, क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट करते हो? और जेके मरते हुए कहता है कि मुझे एक अजीब तरीके की बकवास सुनाई दे रही है, क्या मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ? वो कहता है क्या तुम इसे एक्सेप्ट करते हो? प्लीज चुप हो जाओ प्लीज। सिस्टम कहता है कि जो अवेकनर एग्रीमेंट है वो यहाँ पर कंफर्म हो चुका है और अब जो पावर का प्रॉमिस है वो भी यहाँ पर एक्टिवेट होता है, जिसके बाद काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और सीन पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता है। जेके कहता है कि आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ, जिसके बाद अब हमें उसका यंगर सेल्फ दिखाया जाता है जो कि सब के बारे में सोचते हुए कहता है कि फिर जब मुझे होश आया तब से मैं ऐसा दिख रहा हूँ। इसका मतलब तो ये सच है कि मैं फिर से पास्ट में आ गया, पर सच में इस चीज के ऊपर यकीन करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और वो शीशे पर हाथ रखे हुए अपने फ्यूचर के बारे में ही सोच रहा था कि किस तरीके से उसकी मौत हो गई थी। और वो कहता है कि अभी तक मैं उस सेंसेशन को महसूस कर सकता हूँ जहाँ पर मेरे पेट के अंदर कई सारी तलवारें घुसी हुई थी और मुझे लग भी रहा था कि ये जगह काफी ज्यादा फेमिलियर सी है। और जेके बताता है कि ये जगह कार्डिल है, डार्कर हाउस होल्ड का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कार्डिल। फिर वो हमें अपनी फैमिली के बारे में बताता है कि जो ड्रैगन स्लेयर फैमिली है जिसका नाम डार्कर है और जो डार्कर हाउस होल्ड है वो 3 ग्रेट ट्रांसेंडेंट हाउस होल्ड में से एक है। और जो टेराकेन डार्कर था उसने कॉन्टिनेंट की रक्षा करी थी इविल ड्रैगन बहिमत को मारकर उस जंग के अंदर जो कि आज से 1000 साल पहले हुई थी। और वही डिसेंडेंट फाउंडर है डार्कर हाउस होल्ड का और शायद इसी वजह से क्योंकि वो सभी ड्रैगन स्लेयर ट्रांसेंडेंट डार्कर के डिसेंडेंट है, इसी वजह से जितने भी डिसेंडेंट है जो कि प्योर ब्लड लाइन है, इसलिए जितने भी डिसेंडेंट है जो कि डार्कर ब्लड लाइन से है उन सभी को ऑरा के साथ ब्लेस्ड किया गया है। इसी वजह से वो सभी ऑरा से ब्लेस्ड है और इसी वजह से वो काफी ज्यादा आसानी से हाई लेवल ऑरा को अवेकन कर लेते हैं और एक नाइट बन जाते हैं। और जेक इसी के बारे में सोचते हुए बड़े ही आराम से बिस्तर पर पड़ा हुआ था और वो कहता है पर हाँ मुझे छोड़कर। तब इस सिस्टम उसे बताता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है वो यहाँ पर रिसेट हो रहा है। ये सुनकर वो थोड़ा कंफ्यूज होकर फिर से बैठ गया था और वो अपने आसपास देख रहा था कि आखिर उसे यहाँ पर किस तरीके की आवाज आ रही थी। वो कहता है कि मुझे यहाँ पर किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, कि ये कोई मेरा वहम था। पर तब इस सिस्टम उससे कहता है कि जो सोल है वो फिर से रीअवेकन हो चुकी है और ये चीज कंफर्म हो गई है। अवेकनर की सोल यहाँ पर 100% कंफर्म हो चुकी है कि वो अवेकन हो चुकी है। चूज एन अवेकनर की सोल ने एल्डर ड्रैगन की विल को यहाँ पर रिसीव किया है और वो उसके साथ मर्ज हो चुका है। ये चीज 100% कंफर्म है। ये देखकर जेके काफी ज्यादा हैरान हो रहा था और उसे आगे बताया जाता है कि उसे यहाँ पर सिस्टम की अथॉरिटीज भी मिल चुकी हैं और उसका सिस्टम उसे कहता है कि जेके तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और सिस्टम उसे कहता है कि जेके तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। स्टेटस विंडो व्यू है वो यहाँ पे एक्टिवेट किया जा रहा है। वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो रहा था और वो कहता है कि यहाँ पर कई सारी मैजिक वीडियो लाइक कोई चीजें हैं यहाँ पे बहुत सारी हो रही हैं, क्या ये किसी तरीके का आर्टिफैक्ट है जो कि एक्टिवेट हो गया है। और वो चेक करता है और उसका जो स्टेटस विंडो था वो भी यहाँ पर ओपन हो जाता है और वो अपने स्टेटस विंडो देखता है और उसे यहाँ पर एक लो रैंक की एडमिनिस्ट्रेटर स्टेटस विंडो मिली थी जहाँ पर उसकी क्लास एक हीलर की थी और उसका टाइटल था कि उसे एक एंशिएंट ड्रैगन से ब्लेसिंग मिली हुई है और उसके पास कुछ स्किल्स थे जो कि केवल अभी बिगिनर लेवल पर थे, पर उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और वो कहता है लगता है कि मैं जो वीडियो जैसी चीज है उसके आर पार भी देख सकता हूँ। और वो चेक कर देखता है कि वो उसे यहाँ पर नेविगेट भी कर सकता है और इसके अलावा उसे और भी कई सारी चीजें मिलती है जैसे कि क्लास स्किल। और वो उसे देखकर कहता है कि जो डिमोनिक लैंग्वेज है वो इस करंट एज के अंदर इस्तेमाल नहीं की जाती, मेरे मास्टर ने मुझे इसके बारे में बताया था। और वो पास्ट के बारे में याद करता है जब उसके मास्टर ने बताया था कि जो एंशिएंट वर्ल्ड के लोग थे उनने अपने आप को कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर लिया था जिनको क्लासेस कहा करते थे, जिन चीजों के अंदर वो काफी ज्यादा अच्छे थे और हर एक क्लास के अंदर एक स्पेसिफाइड टेक्निक हुआ करती थी जिसको वो ट्रेन किया करते थे, उन्हें स्किल्स कहा करते थे। और क्योंकि तुम्हारी क्लास एक हीलर की है तुम्हें वो स्किल्स जानने को मिलेंगे जिनको हीलिंग कहते हैं बेवकूफ। और वो कहता है कि जब मैं अवेकन हुआ था उसके बाद उन्होंने मुझे इतने ज्यादा बुरी तरीके से हार्डली ट्रेन किया मेरे मरते दम तक, पर साथ ही वो उसके बारे में सोचते हुए काफी ज्यादा घबरा भी रहा था। पर वो उसको देखकर कहता है कि पर इस स्टेटस विंडो के अकॉर्डिंग ऐसा लगता है कि मैं पहले से ही एक हीलर हूँ, तो चलो इस चीज को टेस्ट कर देखते हैं। और वो अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करना चालू करता है जो कि उसके शरीर के आसपास फैला चालू हो गई थी। और वो कहता है इसका मतलब जो स्टेटस विंडो के अंदर लिखा गया था वो पूरे से सच था। और वो याद करता है कि मैं अपनी पास्ट लाइफ में जब मैं एक हीलर बना था तब मैं अपनी 20s के अंदर चल रहा था, उसी के बाद मेरा ईदर हॉल भी यहाँ पर अनलॉक हो गया था। इसका तो यही मतलब है कि शायद जो मेरा ईदर हॉल है वो पहले से ही अनलॉक है। और यही सब सोचते हुए वो मेडिटेट कर रहा था और खड़ा होकर वो इसी के बारे में सोचता है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो अपने आसपास की एनर्जी को महसूस करते हुए कहता है कि जैसा कि मुझे लगा था मेरा ईदर हॉल पहले से ही अनलॉक है। और साथ ही वो आगे कहता है और सबके साथ मैं ये समझ सकता हूँ कि भले ही मेरी जो काफी ज्यादा अच्छी वेल ट्रेन्ड बॉडी थी अब वो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, पर फिर भी जो मेरी मेमोरीज के अंदर जो मेरी स्किल्स है मैं उन सब के साथ भी अपनी पास्ट लाइफ की तरह उतना ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। और अगर मैं कंपेयर करूँ मेरी रिजरेक्शन से पहले कि आखिर मैं कौन हुआ करता था, इस बार मैं और भी ज्यादा एडवांस पोजीशन के अंदर जा सकता हूँ। और अगर मैं सच में वैसा करना चाहता हूँ तो उस सबसे पहले मुझे इस चीज के बारे में पता
लगाना होगा कि आखिर अभी मेरे डिस्पोजल क्या है। और वो यही सब सोचकर अपने स्टेटस विंडो को देख ही रहा था, पर तभी गेट से नॉक नॉक की आवाज आती है कि मास्टर जेके जल्दी से बाहर आ जाइए। पर तभी गेट से नॉक नॉक की आवाज आती है कि सर जेके मैं अंदर आ रहा हूँ। ये सुनकर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और बाहर से आवाज आती है ये चीज पूरी तरह से बेकार है कि आप इस तरीके से एक्ट करें कि आप वहाँ पर है ही नहीं। पर वो बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए कहता है कि अरे यार मैंने तो अभी इन चीजों को सही तरीके से पढ़ा भी नहीं है और आखिर इसे ऑफ कैसे करते हैं। पर तभी बाहर से जो आवाज आती है वो अंदर आते हुए कहता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ। वो ये देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और कहता है कि रुको। पर वो आदमी जो कि उसका बटलर था वो उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आपने अभी तक पूरी तरह से तैयारियां नहीं करी हैं। आखिर आप यहाँ पे बैठकर कर क्या रहे थे। और ये जेके का एक एग्जीक्यूटिव सर्वेंट है और उसका नाम टिकर है। जेके कंफ्यूज होते हुए कहता है कि तैयारी तैयारी किस चीज के लिए। और वो सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो इस स्टेटस विंडो को नहीं देख सकता। ये सच में काफी ज्यादा रिलीफ की बात है। तो डिकर काफी गुस्से में उससे कहता है कि सच में आप मुझसे इस चीज के बारे में पूछ रहे हैं मास्टर जेकर। तो ये देखकर डिकर काफी ज्यादा गुस्से में उससे कहता है कि सच में आप मुझसे इस चीज के बारे में पूछ रहे हैं मास्टर। ये देखकर जेके बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और वो हमें बताता है कि अगर मैं इसके बारे में सोचूं तो जब मैं काफी ज्यादा छोटा था तो मैं डिकर से काफी ज्यादा बुरी तरीके से डरा करता था। पर अभी भी जो मेरा दिमाग है वो 32 ईयर्स ओल्ड आदमी का है। उसके बाद भी जो फियर की सेंसेशन है मैं उसे अपने शरीर के अंदर महसूस कर सकता हूँ। पर तभी उसका एक स्किल कंप्रेस्ड माइंड को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता है जिसकी वजह से जितना भी उसके मन का डर था वो सब पूरा पूरा खत्म हो जाता है। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और वो कहता है कि मेरे दिमाग के अंदर जितनी भी नर्वसनेस थी वो अचानक ही पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। और क्योंकि उसका क्लास स्किल यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था जिसका नाम था कंपोज्ड माइंड, जिसकी वजह से जो उसका मेंटल स्टेट था वो पूरी तरह से फिर से नॉर्मल हो गया था। वो कहता है क्या ये भी एक स्किल है। सच में ये तो काफी ज्यादा कन्वीनियंट है कि ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर एक्टिवेट हो गया। और वो अपने स्टेटस विंडो को ही देख रहा था। डिकर उससे कहता है कि मैं पहले से ही आपसे कह रहा हूँ कि आप तैयारी कर लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। पर क्या आप मेरी बात सुन भी रहे हैं मास्टर जेकर। तो वो कहता है कि हम बिल्कुल डिकर। और वो डिकर से कहता है कि तुम उसी के बारे में बात कर रहे हो, उस एवेल्यूशन टेस्ट के बारे में। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। और उसे वो दिन याद आता है कि उस एवेल्यूशन टेस्ट के अंदर उसकी हालत बहुत बुरी तरीके से खराब हो गई थी। और फिर हमें जेके बताता है कि जितने भी डार्कर्स है उन सभी को एक ट्रेनिंग सिस्टम के गो थ्रू होना पड़ता है जिसका नाम कैडिल है, जो कि तुम्हारे 7 साल के हो जाने के बाद से शुरू हो जाता है। वो भी 5 सालों के लिए। उन्हें काफी ज्यादा बेसिक स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती है। इसलिए जो इंस्ट्रक्टर्स एवेल्यूशन होता है उसके अंदर हर साल कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं जहाँ पर एक सोर्ट्समैनशिप का कंपटीशन होता है और एक ऐसा कॉम्बैट पार्कर जिसके अंदर कोई भी रूल नहीं होता। इंस्ट्रक्टर खुद अपोनेंट्स को चुनते हैं जिसके बाद जो स्टूडेंट होता है वो खुद चुनता है कि आखिर वो किसके साथ लड़ना चाहता है। जिसके बाद उन दोनों को कंसर्न दिया जाता है। और क्योंकि उसके अंदर रूल नहीं है इसी वजह से ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल होकर वहां से बाहर निकलते हैं और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि जिंदा ही नहीं बचते। और क्योंकि ये कंपटीशन है जहाँ पर क्लास के लिए स्टूडेंट्स को चुना जाता है जो कि एकेडमी के अंदर प्लेस करेंगे और इसलिए बच्चों के पास कोई और चॉइस नहीं होती, वो सब कुछ लगाते हुए यहाँ पर जी जान से लड़ते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर हमें काफी ज्यादा बड़े एरिना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये एवोल्यूशन टेस्ट होने वाला था। इंस्ट्रक्टर कहता है कि जैसा कि तुम लोगों को आज के एवोल्यूशन टेस्ट के बारे में पता ही है और मैं तुम लोगों को ये बता देता हूँ कि ये हमारे एवोल्यूशन का लास्ट पार्ट है और तुम सभी के अंदर मुझे काफी ज्यादा हाई स्पिरिट दिख रही है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि एक हेड इंस्ट्रक्टर है और उसका नाम पेन है। जहाँ पर पेन आगे कहता है कि जैसे ही मैं यहाँ पर लड़ाई करने के लिए चालू करूंगा तुम लोग यहाँ पर और पेन कहता है जैसे ही हम लोग यहाँ पर लड़ाई स्टार्ट करेंगे अपने आप को तैयार कर लेना। और सभी लोग थोड़े से नर्वस होते हुए पर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल हम लोग इस चीज के लिए तैयार है। पर वहीं उन बच्चों के बीच में कई सारे लोग ऐसे भी थे जो कि जेके के बारे में भी बात कर रहे थे और कन्फ्यूसी हो रही थी कि ये फिर से लास्ट ईयर की तरह अपने यहाँ पे बेइज्जती कराने के लिए वापस आ गया है। सच में अगर इसके बजाय मैं होता तो यहाँ से भाग चुका होता। क्या सच में ये एक डायरेक्ट ब्लड लाइन है भी। सच में बेचारे के ऊपर मुझे काफी तरस आता है। और जेके सोचता है कि तुम लोगों को पता है ना कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर सुन सकता हूँ। जिसके बाद एवोल्यूशन स्टार्ट हो जाता है और वो आरव और गोटा को एरिना के अंदर बुलाता है। वो दोनों एक दूसरे के सामने थे जहाँ पर पेन उन लोगों को तैयार कर इस फाइट को स्टार्ट कर देता है। गोटा तेजी जंप करते हुए आरव के ऊपर हमला करता है। आरव उसके अटैक को बड़े आसानी से देखकर उसको डॉज कर लेता है। जिसके बाद एक किक सीधे उसके ऊपर दे मारता है और उसके मुंह से खून आता है और वो यहाँ पर चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। और जेके ये सब देखकर काफी ज्यादा बोर हो रहा था। वो कहता है कि ये लड़ाई इतनी ज्यादा जल्दी खत्म हो गई और ऐसा तभी होता है जब तुम प्रॉपर डिफेंस पोजीशन को यहाँ पर मेंटेन कर नहीं रखते। जिसके बाद बताया जाता है कि गोटा यहाँ पर लड़ नहीं सकता तो आरव यहाँ पर जीत चुका है। और ये देखकर जेके आगे कहता है मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर मौत का डर लगने लगा होगा जब मैं छोटा था और मैंने ये सब देखा था, पर अब ये बच्चे तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और यही सब सोचते हुए उसे उबासी आ रही थी और हमें इसके साइड में एक लड़के को दिखाते हैं जो कि उसको देखकर बहुत ज्यादा डरावनी
छोटी सी स्माइल दे रहा था और ये सब सोचते हुए वो उबासी ले रहा था। और हमें उसके साइड में एक लड़के को दिखाते हैं जो कि उसी को ही घूर रहा था और उसके अंदर से हमें काफी ज्यादा डेडली गेज दिखाते हैं जो कि अपनी उंगलियां छिटकाते हुए केवल उसी के बारे में सोच रहा है। अब पेन ज़ेके और लियोन को बुलाता है और उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों इस चीज के लिए तैयार हो, तो वो दोनों ही कहते हैं कि यस सर। और ज़ेके लियोन को देखकर कहता है तो अच्छा, मेरा अपोनेंट यहाँ पर लियोन है। लियोन उसे डराते हुए कहता है तुम्हें यहाँ पर फिर से देखकर मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बार के अटेम्प्ट में तुम्हें सही तरीके से यहाँ पर मार नहीं पड़ी थी। और ज़ेके उसके बारे में सोचते हुए कहता है कि अच्छा वो कुछ भी हो। और उसे याद आता है कि उसे इतनी बुरी तरीके से मारा गया था कि वो लियो के सामने भीख मांगते हुए कह रहा था कि प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो, मैं तो बस एक जिंदा पैरासाइट की तरह हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए मिस्टर लियोन, प्लीज इस बार मेरी जान को बख्श दीजिए। और उसकी कंडीशन बहुत बुरी तरीके से खराब थी और वो रोते हुए उससे भीख मांग रहा था। और ज़ेके बताता है कि हर साल लियोन ही उसका अपोनेंट हुआ करता है। और ज़ेके लियोन को देखते हुए कहता है मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो बिहाइंड द सीन यहाँ पर किसी तरीके की स्ट्रिंग्स को खींच रहा है। मुझे लगता है कि इसके जो हाउस होल्ड है उन लोगों ने इसे बकवास करी हुई है कि वो इस तरीके की डर्टी ट्रिक्स को ओवरकम कर सकता है अगर वो एक ट्रू डीमन स्लेयर है। इसलिए इसको देखकर बस मैं यही सोचता हूँ कि आखिर इसके जैसे एक कचरा मेरा कजन कैसे हो सकता है। और वो बताता है कि मेरे पास्ट लाइफ में जो 4 डायरेक्ट ब्लड लाइन के सिबलिंग्स थे उन्हें कभी भी मौका नहीं मिला एक दूसरे से मिलने का, पर इसके अलावा ऐसा भी था कि उसके अलावा और भी कई सारे डोजन कजिन्स थे और उससे भी ज्यादा वो लोग मुझे बुली करना काफी ज्यादा पसंद किया करते थे। और वो इसी सब के बारे में सोच ही रहा था, पर तभी लियोन उससे कहता है मुझे लगता है कि ज़ेके मुझे तुम्हें ये देना चाहिए। ये सुनकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था और लियोन आगे कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा बहादुर हो कि पिछली बार की बहुत बुरी तरीके से पीटने के बाद भी तुम यहाँ पर वापस आ गए, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा इन्फीरियर हो, इसी वजह से तुम्हें सही तरीके से वो लेसन नहीं मिला था। पर लियोन का कंपोज्ड माइंड वाला स्किल यहाँ पे एक्टिवेट हो गया था जिसकी वजह से उसका माइंड पूरी तरह से स्टेबल था और वो बड़े ही आराम से इन सब चीजों को सुन रहा था। और वो कहता है इसी वजह से वो बड़े आराम से अपने आप को शांत रखते हुए उस सबकी बातें सुन रहा था। और वो सोचता है कि इस चीज को काफी लंबा समय हो गया जब से मैंने इसकी इस तरीके की इंसल्ट्स को यहाँ पर सुना था। इसलिए ज़ेके उससे कहता है कि हे, अगर तुमने फिर से मुझसे इस तरीके से बात करी तो ये चीज है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी। लियोन ये सुनकर गुस्से में कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर लोगे। और वो उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि तुम कचरे के टुकड़े कहेंगे। पर जैसे ही वो ये बोलता है ज़ेके अपना एक हाथ लेकर सीधे उसके पैर और जैसे वो ये बोलता है ज़ेके अपने एक हाथ से एक जोरदार मुक्का बनाकर उसके मुंह पर दे मारता है जिसकी वजह से वो सरकते हुए बहुत दूर जाकर गिरा था और उसने अपने एक एक्टिव स्किल क्रिटिकल स्ट्राइक को यहाँ पर इस्तेमाल किया था। लियोन का चेहरा बहुत बुरी तरीके से दर्द होने लगा था और वो अपना चेहरा पकड़कर रोने लग जाता है और कहता है कि मेरा चेहरा। और ज़ेके सोचता है कि मैं तो बस यहाँ पर उसको एक बार में नॉकआउट करना चाहता था, पर जैसे ही मैंने उसको पंच मारने का कोशिश करा अचानक ही ये स्किल एक्टिव हो गया। मुझे लगता है कि मैं अभी सही तरीके से अपने एबिलिटीज को कंट्रोल नहीं कर पाता। पेन जोर से चिल्लाते हुए ज़ेके से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुमने यहाँ पे मेरे स्टार्ट अनाउंस करने से पहले ही उसके ऊपर हमला करना चालू कर दिया। वो एक लंबी सी सांस लेते हुए कहता है कि आखिर बैटल फील्ड में रेडी स्टेडी गो आखिर कौन बोलता है। जिसके बाद वो एक अलग ही प्रेशर के साथ आगे कहता है कि जो सबसे पहले हिट करता है उसी को ही केवल एडवांटेज मिलती है। और वो ये कहते हुए काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था और उसके स्किलिंग इंटेंट को महसूस करते हुए पेन के भी पसीने पसीने आने लगे थे। वो कहता है कि ये ब्लड लस्ट जो कि अभी अभी मुझे यहाँ पर महसूस हुई, सच में उसने उसे यहाँ पर पूरी तरह कपकपा दिया था। लियोन उससे कहता है कि सर मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। जैसे ही पेन उसकी तरफ देखता है वो कहता है कि प्लीज इस लड़ाई को यहाँ पर शुरू कीजिए और मैं इस कमीने इन्फीरियर पीस ऑफ शिट को यहाँ पर जान से मार डालूंगा। और ये कहते हुए उन दोनों की आंखों में एक अलग ही गुस्सा दिख रहा था। ज़ेके कहता है मुझे तो लगता है कि तुम वो बेवकूफ हो जो कि अभी तक अपने लेसन को नहीं सीखा है। ज़ेके कहता है मुझे लगता है कि वो बेवकूफ तो तुम हो जो कि अभी तक अपने लेसन को नहीं सीखा है। जिसके बाद अब पेन इस लड़ाई को यहाँ पर स्टार्ट कर देता है और ज़ेके अपना पोज लेकर खड़ा हो गया था जहाँ पर लियोन काफी ज्यादा तेजी से उसकी तरफ ही बढ़ रहा था और वो लगातार आकर उसके ऊपर हमला करना चालू कर देता है। ये देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या है। और लियोन आगे बढ़ते हुए कहता है कि शुरुआत में मुझे इसकी पंचेस से काफी ज्यादा डर लग रहा था, पर जो इसकी पंचेस है वो बिल्कुल भी यहाँ पर मुझे घायल नहीं कर रहे हैं। और ये सब सोचते हुए ज़ेके लगातार उसके ऊपर हमले किए जा रहा था और लियो आगे सोचता है कि अगर मैं अपने गार्ड को थोड़ा अप कर लेता हूँ तो ये मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं डरा पाएगा। बस एक ही चीज है जिसका मुझे यहाँ पर ख्याल रखने की जरूरत है जो कि उसका लेफ्ट हैंड काउंटर है। और जैसे ज़ेके उसके ऊपर हमला करता है लियोन तेजी से नीचे की तरफ झुककर कहता है कि ये चीज काफी ज्यादा ऑब्वियस थी और ये देखकर वो भी काफी सरप्राइज हो गया था। और तभी लियोन जल्दी से उसका पैर पकड़कर उसे जमीन पर गिराने लगा था और वो हंसते हुए कहता है कि पीस ऑफ शिट अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। पर अचानक ही उसे एक अजीब तरीके की सेंसेशन महसूस होती है और वो जल्दी से सरकते हुए पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो कहता है कि आखिर ये क्या था, आखिर अभी अभी यहाँ पर क्या हुआ। और इस सब की वजह से वो ज़ेके को जमीन पर गिरा तक नहीं पाया था और इसकी वजह से वो सही तरीके से ज़ेके के ऊपर यहाँ पर हमला भी नहीं कर पाया था, वो बस यहाँ पर नीचे गिर गया था। पेन जो ये सब देख रहा था वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था। ज़ेके कहता है कि मैंने इस चीज के बारे में सोचा
था ये बिल्कुल भी इनफ नहीं है। पर पेन काफी ज्यादा घबराया हुआ कहता है कि ये बच्चा, यानी तुम ये कहना चाहते हो कि ये एक 12 साल के बच्चे की कॉम्बैट सेंस है। और वो बताता है कि जब लियोन ने जेके के उस अटैक को यहाँ पर काउंटर कर लिया था और उसे यहाँ पर गिरा कर उसे हराने की कोशिश करी थी, मुझे ऐसा लगा था कि लियोन यहाँ पर अब जीतने वाला है। पर तभी जेके ने लियोन के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार दिया, जिसकी वजह से वो उसकी गिरफ्त से बाहर निकल पाया। और ये सब इसी वजह से हुआ क्योंकि लियोन ने अपना गार्ड डाउन पूरी तरह से कर दिया था, ये सोच कर कि अब उसने यहाँ पर इसे हरा दिया है। पर जेके अपने काउंटर के फेल हो जाने के बाद भी ये चीज जानता था कि उसका काउंटर यहाँ पर फेल हो गया है, इसी वजह से वो अपने आप को फिर भी शांत रख पाया। और इस तरीके का कॉन्सेंट्रेशन और प्रिसाइसनेस उसके लिए काफी एक्सट्रीमली डेंजर को एक्सपीरियंस करने की जरूरत पड़ती है। और वो जेके को देखकर बस यही सोच रहा था कि सच में ये वही जेके है जिसको मैं पहले जाना करता था। और लियोन इस सब की वजह से काफी ज्यादा परेशान होते हुए यही सोच रहा था कि इस तरीके से तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मुझे हम दोनों के बीच में यहाँ पर एक डिस्टेंस को क्रिएट करना होगा। पर वो ये सब सोच ही रहा था, पर तभी जेके लेकर उसकी पैर पर एक जोरदार किक दे मारता है, जिसकी वजह से उसका मोमेंटम पूरी तरह से बिगड़ गया था। और वो वहाँ पर गिरते हुए कहता है कि शिट, आखिर ये इतना सा छोटा सा लड़का आगे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कब बन गया। पर फिर भी जैसे तैसे कर वो अपने आप को संभालता है और वो उसको गाली देते हुए कहता है, जिसके बाद फिर वो अपने आप को जैसे तैसे कर संभाल कर उसे गाली देता है। और फिर आकर जेके के ऊपर एक जोरदार पंच मारते हुए और फिर काफी गुस्से में जेके के ऊपर जोरदार एक पंच मारता है। पर जेके बड़े ही आराम से उसको देखते हुए कहता है कि ठीक है, अब मुझे लगता है कि इस बार मैं अपनी स्ट्रेंथ को सही तरीके से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। और लियोन कहता है कि आखिर तुम्हारी ऐसा कुछ करने की हिम्मत भी कैसे हुई। और तभी जेके का एक स्किल हाइटेंस सेंस यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कुछ ही मूवमेंट्स के अंदर अपने आसपास हो रही सारी चीजों को यहाँ पर समझ सकता था। वो कहता है कि ये फीलिंग सच में काफी ज्यादा फेमिलियर सी है। और वो उस पंच को काफी ज्यादा आसानी से देखते हुए यहाँ पर डॉज कर लेता है। और वो उस पंच को डॉज करते हुए कहता है कि अब मैं इसको काफी ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर सकता हूँ। जिसके बाद वो उसके हाथ को इस तरीके से पकड़ता है कि लियोन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। और जेके उसे जोरदार पटकते हुए कहता है कि लगता है कि अब इस लड़ाई को यहाँ पर खत्म करने का समय आ गया है। और वो उसको इतना जोरदार तरीके से पटकता है कि जो पूरा एरिना होता है उसके ऊपर क्रैक्स आ जाते हैं। और यहाँ पर बेचारे लियोन यहाँ पर उसकी बहुत बुरी तरीके से हालत हो जाती है और पूरे में धुआं हो गया था। लियोन ये देख बहुत बुरी तरीके से पसीना होते हुए कहता है कि ये आखिर ये क्या था। और जेके ने यहाँ पर लास्ट मूवमेंट पर प्रिसाइज स्टेप का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद आखिरी बार वो उसके ऊपर हमला करता है। और प्रिसाइज स्टेप में वो अपने एनिमी के वीक पॉइंट्स को ढूंढकर उन्हें क्रिटिकल डैमेज दे सकता था। और उसका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी कोहनी से उसकी छाती पर एक जोरदार हिट देता है, जिसकी वजह से उसकी पसलियों के अंदर क्रैक्स आ जाते हैं। जिसके बाद जेके उसके ऊपर एक जोरदार मुक्का बनाते हुए, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी रिलीज होने लगी थी, वो कहता है यहाँ तक तुम्हारे जैसे एक बेवकूफ भी। पर तभी वो उससे कहता है कि प्लीज रुक जाओ। पर जेके कहाँ रुकने वाला था, वो कहता है कि वो इस चीज को समझ सकता है। और वो जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से लियोन के चेहरे से जोरदार खून आना चालू हो गया था। ये देखकर पेन बहुत बुरी तरीके से घबरा रहा था। और वो आगे कहता है कि इसी वजह से मुझे तुम्हें लेसन सिखाने की जरूरत है, और वो भी इसी सही समय पर। और वहाँ पर बाकी जितने भी कैंडिडेट्स आए हुए थे, जेके की ये ब्रूटलिटी देखकर अपनी रूह तक बहुत बुरी तरीके से कपा चुके थे। और अब जेके लियो को बहुत बुरी तरीके से पीट कर जैसे ही खड़ा होता है, वो आगे कहता है यहाँ से दफा हो जाओ और यहाँ से गायब हो जाओ। अब थोड़ा सा पसीना आने के बाद मुझे लगता है कि जो मेरा माइंड है वो पहले से काफी ज्यादा क्लियर हो चुका है। और वो सभी को सुनाते हुए कहता है कि यहाँ पर आसपास आए हुए जितने भी लोग हैं, अब उन लोगों को यहाँ पर पहचान पा रहा हूँ, और इसलिए तुम लोग यहाँ पर आसपास देखना बंद करो। और वो लोगों को चैलेंज देते हुए कहता है कि यहाँ पर नीचे आओ अगर तुम लोग यहाँ पर कुछ कहना चाहते हो। तभी उस भीड़ में से एक लड़का जेके को आवाज देता है। सभी लोग उसी की तरफ देख रहे थे और वो जेके से कहता है कि मैं तुम्हें मेरा अपोनेंट चुनता हूँ। जेके नीचे खड़ा होकर बड़े ही आराम से चिल मूड में ये सब सुन रहा था। और वो कहता है ये सब इसी वजह से क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ जैसा कि तुमने कहा था। और जेके बताता है कि इसका नाम जैकिन है और ये भी उसका एक दूसरा कजिन है। जेके उससे कहता है कि ठीक है, पर तुमसे अकेले लड़ना भी सच में काफी ज्यादा बोरिंग होगा। इसलिए वो उसके पीछे खड़े हुए लड़के जिसका नाम लियम स्टोन है, वो उससे कहता है कि तुम भी इसे ज्वाइन कर सकते हो। ये देख उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और उसके पीछे खड़ा हुआ लड़का काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और काफी ज्यादा बड़ा लग रहा था। और जेके उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि इसकी वजह से जो ये फाइट है वो पूरी तरह से फेयर बन जाएगी। जेकिन को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आते हुए कहता है कि तुमने यहाँ पर अभी मेरी बेइज्जती करी। तो वो तो एक काफी ज्यादा क्यूट सा चेहरा बनाते हुए कहता है कि बिल्कुल बेवकूफ, क्या तुम्हें तीसरी बात समझ में नहीं आती। और ये सुनकर उसका खून बहुत बुरी तरीके से खोल रहा था और उसकी नसें उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी कि उसके अंदर से कितना ज्यादा गुस्सा है जो कि उबाल निकाल रहा है। वो गुस्से में सोचता है कि मैं तुम्हें इतनी बुरी तरीके से पीटूंगा जेके कि तुम्हें जान से मार डालूं। जिसके बाद पेन लियम को वार्न करते हुए कहता है कि जब तक मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ भी करने का कहूँ तब तक कुछ भी मत करना। तो वो कहता है कि हाँ हाँ। जिसके बाद अब वो दोनों भी उसके सामने आके खड़े हो गए थे और जेके उसको देखकर यानी लियम को देखकर कहता है कि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि मैं तुम्हें फिर से यहाँ पर देख रहा हूँ, द मर्सनरी किंग लियम। और वो बताता है कि उसकी पास्ट लाइफ के अंदर ये केवल जैकिन का एक सर्वेंट था, पर इसने यहाँ पर कैडल को ज्वाइन किया, जिसके बाद अकेडमी को भी। पर क्योंकि ये एक काफी ज्यादा लंबे दूर का रिश्तेदार था, इसकी वजह से इसकी एजुकेशन लाइफ काफी ज्यादा पीछे रह गई
गई थी। ये उन लोगों से भीख मांगता रहा कि ये हाई एजुकेशन के लिए अकेडमी के अंदर इनको ज्वाइन किया जा सके वेलहला के अंदर, पर फिर अचानक ही उसने आखिरकार नाइट ऑर्डर को ज्वाइन किया, जो कि एक छोटे से नेशन की थी जिसका नाम बारानॉन था। और फिर एक बार बारानॉन यहाँ पर खत्म हो गया था, जिसके बाद ये एक मर्सनरी बन गया और काफी ज्यादा खतरनाक समय का सामना करते हुए धीरे धीरे कर इंसान स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। और इसी तरीके से मर्सनरी का एक लंबा सा सफर तय करने के बाद ये एक रेड नाइट बन गया और उसके बाद इसने खुद की एक स्टोन मर्सनरी को यहाँ पर स्टार्ट कर दिया था। और आखिर में ये नेशन के सबसे ज्यादा बड़े 3 मर्सनरी ग्रुप में से एक बन गया था और ये खुद ही को ही मर्सनरी किंग कहने लगा। और जब एम्पायर ने स्टोन मर्सनरीज को यहाँ पर हायर किया था तो लियम ने कॉन्टिनेंटल वॉर के अंदर यहाँ पर एंटर किया और मैं जो कि नॉर्थनर्स के साथ था, मैंने लियम का सामना करा था। और सोचा जाए तो ये समय पहले से काफी ज्यादा अलग है। और तभी पेन उन लोगों को यहाँ पर इस लड़ाई को शुरू करने का बोलता है और ये सुनते ही केन जेके के ऊपर आकर तेजी से एक जोरदार पंच दे मारता है, जिसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल था। पर केन भी ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज और काफी ज्यादा हैरान था। जेके कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम दोनों एक साथ मेरे ऊपर आकर हमला करो। और वो देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था क्योंकि बड़े ही आराम से उसने इस अटैक को यहाँ पर रोक दिया था। केन डर के जल्दी से अपना हाथ पीछे की तरफ हटाते हुए कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ खेल रहा हूँ, वो भी तुम्हारी इन घटिया सी ट्रिक्स के साथ। और ये कहकर वो एक जोरदार किक उसके ऊपर मारने की कोशिश करता है, बस जेके बड़े ही आराम से अपनी कोहनी के साथ भी इसे यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर केन काफी ज्यादा हैरान हो गया था क्योंकि उसके पैर में जोरदार लगी थी। वो जल्दी से अपने पैर को पीछे कर लेता है पर वो बेचारा लाल हो गया था। और जेके बड़े ही आराम से चिल्ड मूड से केन से कहता है कि तुम्हें किक करने से पहले प्रॉपर्ली देख लेना चाहिए कि आखिर तुम यहाँ पर कहाँ मार रहे हो। बेचारे की पैर की हड्डी बहुत बुरी तरीके से दर्द करने लगी थी क्योंकि उसने अपने शरीर को एनहेंस कर लिया था। जिसके बाद अब जेके तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हें दूसरी तरफ नहीं देखना चाहिए। ये देखकर केन घबराने लगा था क्योंकि वो तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। जिसके बाद वो एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच बनाता है जो देखकर केन काफी बुरी तरीके से घबरा कर अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर इसको रोकने की कोशिश कर रहा था। पर तभी जेके वहीं पर रुक जाता है और उससे कहता है, क्या तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही नहीं डर गए कि तुम इस चीज को यहाँ पर प्रेडिक्ट भी नहीं कर पा रहे। और ये कहकर वो बड़े ही आराम से उसके पैर पर जहाँ पर उसे लगी थी उसके ऊपर एक जोरदार किक दे मारता है और फिर से उसे टॉन्ट करते हुए कहता है कि इसी वजह से मैंने कहा था कि तुम दोनों मिलकर मेरे ऊपर आकर हमला करो। जिसके बाद जेके एक मुक्का बनाकर उसकी पसलियों पर दे मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने चालू हो गया था। और केन इस चीज से अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर वो उससे आगे कहता है, और तुम अकेले यहाँ पर बिल्कुल भी काफी नहीं हो। और जेके फिर से एक काफी पावरफुल पंच बनाकर उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार था। और जैसे जेके उसे मारता है वो जोर से लियम के लिए आवाज देता है और चिल्लाते हुए जमीन पर बैठ जाता है और कपकपाते हुए लियम से कहता है कि इस कमीने को जान से मार डालो। जेके लियम को देखते हुए कहता है। जेके अब लियम के लिए थोड़ा सीरियस हो गया था और वो अपने जेब से अपने हाथों को बाहर निकालते हुए सोचता है कि ये इंसान बिल्कुल हम लोगों की तरह सीधे 12 साल का होगा। पर सबसे ज्यादा अनोइंग चीज तो ये है इसके साथ लड़ाई करने में कि जो इसकी इंसेन रिएक्शन है वो काफी ज्यादा है। और लियम अपने ऑरा को रिलीज करते हुए उसी की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पर वो अपने हाथों को कसकर एक काफी जोरदार मुक्का बनाता है और जेके आगे कहता है कि मैं इसके साथ कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अगर मैंने इसको यहाँ पर सबसे पहले हमला करने दिया। इसलिए वो अपने आप को मोमेंटम देते हुए तेजी से अपने स्किल का इस्तेमाल करता है और जल्दी से साइड में घूमकर उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर लीड लेनी होगी। पर उसके कई सारे पंचेस भी लियम बड़े आसानी से यहाँ पर होल्ड कर पा रहा था, पर जेके बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की कोशिश नहीं करता। वो अपने स्किल स्लैश का इस्तेमाल करते हुए तेजी से सीधे आता है और लगातार उसके ऊपर घूम घूम कर हमले किए जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी कई सारी मल्टीपल इमेजेस बन गई थी जहाँ पर वो लगातार घूमते हुए उसके ऊपर से लेकर नीचे तक लगातार मुक्कों की बारिश किए जा रहा था। सभी लोग जो कि ये सब देख रहे थे वो लोग इसकी वजह से बहुत बुरी तरीके से घबरा गए थे। वो लोग कहते कि ये तो इंसेन है, आखिर ये सब क्या हो रहा है। और पेन ये देखकर कहता है कि तुम लोग इसकी वजह से काफी ज्यादा क्यूरियस जरूर होगे क्योंकि आज से पहले तुमने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। और पेन भी इसकी वजह से काफी ज्यादा सीरियस था। जेके ये देखकर कहता है कि बिल्कुल तुम लोग तो काफी ज्यादा क्यूरियस हो गए ही क्योंकि आज से पहले तुम लोगों ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा होगा। ये नॉर्थन फिस्ट फाइटिंग टेक्निक है जो कि मिडलैंड के अंदर आ रही है जहाँ पर केवल स्वॉर्ड डोमिनेट करती है और ये केवल मैं ही कर सकता हूँ जो कि जेके है। पर इतनी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करने की वजह से अब वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से थकने लगा था। उसके जितने भी जॉइंट्स थे वो बहुत बुरी तरीके से कर रहे थे। वो कहता है कि डैम इट, जब मैं छोटा था मेरी बॉडी पूरी तरह से कचरा थी, मैं केवल इतना सा कुछ करने की वजह से बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ। और दूसरी तरफ ये मॉन्स्टर जैसी फिजिक्स सच में ये काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत है। और वो यहाँ पर लियम की बात कर रहा था क्योंकि इसने यहाँ पर अभी तक कोई भी काउंटर अटैक नहीं किया है और न ही डॉज किया है। ये बस जितने भी अटैक्स है वो अपने गार्ड के साथ यहाँ पर अपने ऊपर ही लिए जा रहा है। पर जब ये मर्सनरी किंग हुआ करता था ये काफी ज्यादा एग्रेसिव हुआ करता था। पर ये सारी बातें अलग है, जो मेरी बॉडी है वो अपनी लिमिट तक पहुंचने वाली है और उसके हाथों से खून भी आना चालू हो गया था। पर जेके अपनी एनर्जी को एक जगह पर कंसंट्रेट करते हुए कहता है, तो चलो मैं देखता हूँ कि आखिर तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा ताकतवर है और कितनी ज्यादा स्ट्रांग है। मैं तुम्हारे इस गार्ड के साथ ही तुम्हें यहाँ पर खत्म कर दूंगा। पर लियम ने इस चीज को यहाँ पर समझ लिया था कि ये इसका फाइनल अटैक है, इसलिए जेके जैसे अपनी पूरी ताकत लगाते हुए लियम के ऊपर ये हमला
करता है वहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है। पर जेके भी ये देख कर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि लियम ने इतनी देर तक अपने गार्ड डाउन को नहीं किया था, पर इसे यहाँ पर इसने डॉज कर लिया था। वो भी ये कहता है कि इसने इसे डॉज कर लिया, पर ये कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जिसको ये अपनी आंखों से तक देख सके। पर यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके पास काफी ज्यादा कमाल के इंसेंस सेंसेस हैं। अब लियम जेके को देखते हुए उसका जल्दी से हाथ पकड़ लेता है और उसे घुमाकर जमीन पर फेंकने वाला होता है। अब लियम जेके का हाथ पकड़कर उसे घुमाने लगता है और उसकी शर्ट पकड़कर उसे घुमाकर जमीन पर फेंकने वाला था, और अब वो यहाँ पर इस लड़ाई को खत्म भी कर रहा था। पर जेके इतना ज्यादा जल्दी हार कहाँ मानने वाला था। वो अपने घुटने को लेकर उसके सीधे सिर पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसका सिर पूरी तरह से भरना गया था और लगता है कि शायद वो एमएमए फाइटिंग ज्यादा देखता था, इसी वजह से वो उसके हाथ को पकड़ता है और वो अपने क्लास स्किल हाई टेंसिंग सेंसेस का इस्तेमाल करता है। और लियम कुछ कर पाता उससे ही पहले वो उसके हाथ के ऊपर अपने शरीर को पूरी तरह से लपेट देता है और यहाँ पर उसके हाथ के साथ अपने आप को एक लॉक दे देता है, जिसकी वजह से वो यही कहीं बैठ गया था और उसका गला भी यहाँ पर चौक हो गया था और उसका हाथ भी यहाँ पर अटका हुआ था। जेके कहता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि अगर तुम्हारी बॉडी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पर बिना ऑक्सीजन के तुम्हारा ब्रेन भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता। पर अचानक ही उसके मुंह से भी खून आना चालू हो जाता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आया था कि लियम ऐसा कुछ भी कर सकता है। उसका दूसरा हाथ फ्री था और वो लेकर उसकी पसलियों पर मुक्कों की बारिश कर देता है। जेके ये देखकर उसको गाली देते हुए कहता है कि ये सच में कमीना पूरी तरह से पागल है। पर जेके लियम को देख रहा था जो कि गुस्से में पूरी तरह से पागल हो चुका था, पर वो भी इस चीज को होल्ड करते हुए कहता है तो चलो देखते हैं कि आखिर यहाँ पर सबसे खत्म। और जेके लियम को देखता है जो कि गुस्से में पूरी तरह से पागल हो गया था और वो अपने आप से ही कहता है तो चलो देखते हैं कि आखिर सबसे पहले यहाँ पर अपना होश कौन खोता है। वो लगातार लियम के गले को दबाए जा रहा था और लियम लगातार उसकी पसलियों पर मुक्कों की मुक्के दिया जा रहा था। वो लगातार लियम के गले को दबाए जा रहा था और लियम लगातार उसके ऊपर मुक्कों की बारिश किए जा रहा था। और जेके था कि हार मानने के लिए तैयारी नहीं था और न ही लियम था जो कि यहाँ पर हार मान रहा था। सभी लोग ये सब देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे और कई सारे लोग थे जो कि ये सब देखकर बहुत बुरी तरीके से डरे हुए थे और कई लोगों के चेहरे पर एक इविल सी स्माइल थी। और पेन भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि आखिर असल में यहाँ पे क्या ब्रुटलिटी चल रही है। पर अचानक ही लियम था जो अपना दम तोड़ देता है, यानी वो यहाँ पर हार गया था, जिसके बाद जेके जल्दी से पीछे की तरफ सरकता है और उसकी पसलियों से यहाँ पर खून बह रहा है। और एक लड़की जिसके चेहरे पर एक क्रीपी सी स्माइल सी जैसी दिख रही थी, वो ये देखकर कहती कि बिल्कुल जैसा कि मुझे कम से कम तुमसे ये उम्मीद तो करनी चाहिए थी कि अब तुम मुझे यहाँ पर लड़ने के लिए थोड़े से वर्थ हो चुके हो। जेके डार्कर और उसके चेहरे पर ये स्माइल उसके एक्साइटमेंट को यहाँ पर साफ साफ दिखा रही थी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर से जेके के घर का सीन आ गया था, जहाँ पर डिकर उससे पूछ रहा था मैंने सुना था कि पैंक्रेशन के बीच में आप बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे, पर कि यंग मास्टर अभी आप पूरी तरह से ठीक है। तो वो कहता है कि हाँ। वो कहता है कि अगर आपको इस चीज के बुरा ना लगे तो क्या मैं आपकी पल्सेस को चेक कर सकता हूँ। जेके सोचता है कि बस वो यही चेक करना चाहता है कि मैंने अपने ऑरा को अवेकन किया है या फिर नहीं, इसलिए वो कहता है कि हाँ बस थोड़ा सा रुक जाओ। जिसके बाद वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और डिकर चेक करता है और जैसे ही वो अपने ऑरा को उसके अंदर इंसर्ट करता है तो जेके तुरंत इस चीज को पहचान लेता है और वो कहता है कि ये एक ब्लू नाइट है। जिसके बाद वो बताता है कि अगर तुम ये चेक करते हो कि कोई भी यहाँ पर अवेकन हुआ है या फिर नहीं, तो तुम यूजुअली उसकी केवल डेंटन को ही चेक करते हो, पर लगता है ये तो मेरे पूरे जॉइंट्स को यहाँ पर चेक कर रहा है। किसी और के अंदर अपने ऑरा को इस तरीके से इंसर्ट करना भी सच में ये काफी ज्यादा डिफिकल्ट चीज होती है, पर अगर ये इस चीज को इतनी ज्यादा प्रिसाइसली यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा है, इसका तो यही मतलब है कि ये एक ब्लू नाइट है। जिसके बाद वो हमें बताता है कि जितने भी नाइट्स होते हैं वो बिल्कुल भी एक दूसरे से सेम नहीं होते। उनकी जितनी भी क्लासेस होती है वो उनके मटेरियल पावर और जो उनके ऑरा मैनिपुलेशन पावर होती है उसके ऊपर होता है। जैसे कि जो व्हाइट सोर्ट्समैन होते हैं वो एक नोविस लेवल होती है। ज्यादातर बच्चे जिनको अभी तक ब्लेसिंग नहीं मिली होती वो व्हाइट सोर्ट्समैन होते हैं। जिसके बाद येलो सोर्ट्समैन आते हैं। जब तुम अपने ऑरा को अवेकन कर अपने लेवल को अवेकन करते हो और अपने डेंटन को यहाँ पर ओपन कर लेते हो तो तुम एक येलो सोर्ट्समैन बन जाते हो। और केडल के अंदर जितने भी ट्रेनिंग होते हैं वो ब्लेसिंग रिचुअल के बाद येलो सोर्ट्समैन बन जाते हैं। और जब तुम एक बार अपने ऑरा को फ्रीली कंट्रोल करना भी सीख जाते हो तो तुम्हें एक नाइट का टाइटल मिल जाता है। जिसके बाद पर्पल नाइट आते हैं। ये एक ऐसी लेवल होती है जहाँ पर तुम अपने ऑरा से अपनी तलवार को पूरी तरह से कवर कर सकते हो। और ब्लू नाइट वो होते हैं उनकी लेवल इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने ऑरा के साथ अपनी ब्लेड को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और फिर एक ऐसा रेल्म आता है जहाँ पर तुम अपनी सारी लिमिट्स को यहाँ पर क्रॉस कर देते हो। एक ऐसा रेल्म जहाँ पर मर्सनरी किंग लियम पहुंच गया था और मेरे रिजरेक्शन से पहले मैंने भी उस चीज को अचीव कर लिया था। और वो और कोई नहीं बल्कि रेड नाइट्स होते हैं। और इसके अलावा ब्लैक नाइट्स भी होते हैं। पर पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर केवल ऐसे कुछ ही मॉन्स्टर्स है जो कि वहां तक पहुंच पाए हैं। और वो डिकर को देखते हुए बस यही सोच रहा था क्या इतने ज्यादा स्किल्ड जो कि कमांडर बन सकता है, आखिर वो यहाँ पे एक बेबी सिटर की एक्टिंग कैसे कर रहा है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, पर इस चीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये यहाँ पे मेरे आइदर को डिटेक्ट कर सकता है। एक ऐसी चीज जो कि पूरी दुनिया में केवल 2 ही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद डिकर उसका हाथ छोड़कर कहता है लगता है कि आप पूरी तरह से ठीक है।
है और आप शायद मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। ये सुनकर वो कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुम भी मुझसे यहाँ पर कुछ छुपा रहे हो? पर डिकर उसका कोई भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद जेके वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। पर डिकर इस चीज के लिए भी उसे कुछ भी नहीं कह पाता। पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है वो कहता है कि यंग मास्टर आप अचानक ही काफी ज्यादा बदल गए हैं। जेके रुकते हुए उससे कहता है कि डिकर तुम्हारा ये क्वेश्चन ही गलत है। तुम्हें तो मुझसे ये पूछना चाहिए कि आखिर मैं अभी यहाँ पर आके क्यों बदला। और वो एक अलग ही प्रेशर में उससे कहता है कि तुम्हें तो मुझसे ये पूछना चाहिए कि आखिर अब जाकर मैं क्यों बदला। और अब ऐसी और भी कई सारी चीजें हैं जो कि आज से बदलना चालू हो जाएंगी। तो डिकर चुपचाप से ये सब सुन रहा था और वो आगे कहता है कि चीजें बिल्कुल इस जगह पर वैसे ही होंगी जैसे कि उन्हें होना चाहिए, बस तुम्हें मुझे फॉलो करने की जरूरत है। तो वो उसके सामने हाथ जोड़ते हुए अपने आप को झुकाते हुए कहता है कि यंग मास्टर मैं समझ गया और मैंने उस ट्रेनिंग रूम को भी तैयार कर दिया है जैसा कि आपने मुझसे कहा था। वो कहता है कि अच्छा है, पर तुमने तो जैसा मैंने सोचा था उससे भी काफी ज्यादा फास्ट किया है। तो वो उससे कहता है कि जैसा कि आप ये देख सकते हैं और वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है डिकर अब तुम जाकर आराम कर सकते हो। और साथ ही वो सोचता है कि अगर इसे ऑर्डर दिया गया है कि ये मेरे ऊपर नजर रखे और वो सोचता है कि अगर इसे यहाँ पर ऑर्डर दिया गया है कि ये मेरे ऊपर नजर रख सके तो मेरे लिए यही अच्छा होगा कि इसे मैं अपने काफी ज्यादा करीब रखूं, जिससे मैं अचानक ही इसे जो इन्फॉर्मेशन है वो बाहर निकलवा सकूं। पर दिक्कत की बात तो ये है कि आखिर इसको मेरे ऊपर नजर रखने का ऑर्डर किसने दिया होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो इंसान मेरी माँ के साइड से हो सकता है, वो जरूर मेरे भाइयों में से या फिर मेरे सिबलिंग्स में से ही कोई एक होगा। और यही सब सोचते हुए वो अपने ट्रेनिंग रूम के अंदर आ गया था जहाँ पर जिम की पूरे इक्विपमेंट्स रखे हुए थे और कई सारी तलवारें और सब कुछ रखा हुआ था। वो ये देखकर कहता है तो अच्छा ये होता है एक पर्सनल ट्रेनिंग रूम। सच में एक हाउस होल्ड अपने नाम के ऊपर पूरी तरह से खरा उतरता है। पर सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे उस सिस्टम को चेक करना चाहिए या फिर वो जो कुछ भी है। जिसके बाद वो वहीं पर बैठकर अपने स्टेटस विंडो को ओपन कर लेता है और अब जेके अपने स्टेटस विंडो को देख रहा था जहाँ पर ये देखकर वो थोड़ा सरप्राइज था कि जो उसका स्लैश स्किल था वो पहले से प्रोफिशिएंट हो गया था। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जितना मैं स्किल को इस्तेमाल करता हूँ उतना ही ज्यादा वो आगे बढ़ता है। जो ये स्किल है वो नेचुरली तब एक्टिवेट होता है जैसा कि मैं इसको ये स्किल्स बेसिकली तब एक्टिव होते हैं जिस तरीके से मैं इनको एक्शन से देता हूँ। क्या इसका मतलब ये है कि पहले भी मेरे पास ये सब हुआ करते थे और क्या अगर मैं कुछ और सीखता हूँ तो क्या वो भी मेरे स्किल के अंदर ऐड हो जाएगा। और वो कंफ्यूज था कि आखिर स्किल और क्लास स्किल्स के बीच में किस तरीके का डिफरेंस है और क्या वो भी बिल्कुल सिमिलर थॉट्स की तरह यहाँ पे एक्टिवेट हो जाते हैं। और आखिर ये डार्कोनियर स्किल अभी मैं इसको नहीं देख सकता, इसको अनलॉक करने के लिए मुझे 10 पॉइंट्स की जरूरत है। फिर वो अपने कर्मा पॉइंट्स के ऊपर क्लिक करता है तो उसे पता चलता है कि वो जो कर्मा पॉइंट्स है वो उन्हें मॉन्स्टर्स को मार कर अर्न कर सकता है और अभी उसके पास करंट कर्मा पॉइंट्स बिल्कुल 0 है। वो ये देखकर कहता है कि मॉन्स्टर्स यहाँ पर तो कई सारे डंजन्स हैं पर कम से कम मुझे वहाँ पर जाने से पहले पर्पल लाइट बनना होगा, उससे पहले मैं वहाँ नहीं जा सकता। और इस सब के अलावा मैं चीज के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर मैं फिर से रिजरेक्ट क्यों हुआ और आखिर ये सिस्टम मेरे पास क्या कर रहा है। और ये स्किल और क्लास थिंग कि ये मुझसे ये कहना चाहता है कि ये सब इस एंशिएंट रेलिक से रिलेटेड है पर मेरे पास केवल उसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। और वो सब के बारे में सोच रहा था जिसके बाद वो सब चीजों को छोड़कर एक तलवार उठाता है जिसके लिए उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही थी। पर फिर वो ट्रेनिंग करते हुए कहता है मैं सबको उतना ही ज्यादा इस्तेमाल कर सकता हूँ जितनी चीजें मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बनने में फिर से यहाँ पर काम करेंगी। और इसके अलावा जो सिस्टम मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ और द डार्कर ये कहते हुए उस तलवार के साथ ये काफी ज्यादा खतरनाक वो काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। जहाँ पर वो आगे कहता है कि केवल यही दो एक ऐसी चीजें हैं जो कि इस दुनिया में मुझे काफी ज्यादा पावरफुल बना सकती हैं। जिसके बाद वो हमें बताता है कि नाइट के लिए एक ऑरा और मेज के लिए माना। एक नाइट एक डंजन के अंदर जाकर अपने ऑरा को रिइंफोर्स कर सकता है और जो एक मेज होता है वो सर्कल्स के थ्रू यहाँ पर माना को हैंडल कर पाता है। और दोनों ही ताकतों के सिरे एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग अलग है। अगर तुम यहाँ पर एक को अवेकन कर लेते हो तो तुम दूसरे को अवेकन नहीं कर सकते। पर मेरी किस्मत तो इतनी ज्यादा बुरी है कि ना ही मैं अवेकन करने के लिए अपने डांटा का इस्तेमाल कर सकता हूँ और ना ही किसी सर्कल का। मेरे हाउस होल्ड ने मुझे पूरी तरह से पीछे की तरफ छोड़ दिया था। जिसके बाद जब मैं पूरी तरह से बदतर हो गया था उन दिनों में मैं अपने मास्टर से मिला था और उन्होंने मुझे ऐसी कई सारी चीजें थी जो कि सिखाई थी। और सबसे ज्यादा यूजफुल चीजें जो कि उन्होंने मुझे सिखाई थी वो थी हीलिंग और द ईदर हॉल। क्योंकि मैं अगर ईदर हॉल का इस्तेमाल कर सकता हूँ जो कि मेरे मास्टर ने डेवलप करवाया था तो मैं नेचुरल एनर्जीज को यहाँ पर हैंडल करने के लिए पूरी तरह से एबल हो जाता हूँ। और मास्टर और मैं केवल इस दुनिया में केवल ऐसे ही दो लोग हैं जो कि इस दुनिया में ईदर हॉल का इस्तेमाल करते हैं। और ये कहकर वो नेचर की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपनी तलवार घुमाते हुए एक्सरसाइज करना चालू कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उसके हफाने की आवाज सुनाई देती है और वो हफाते हुए कहता है कि मैंने केवल 2 घंटे ही ट्रेनिंग करी है, उसके बाद भी मेरा शरीर ऐसा हो रहा है कि जैसे कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। उसके हाथ से खून आना चालू हो गया था और वो कहता है लगता है कि अभी के लिए ये चीज काफी होगी। पर तब इस सिस्टम से उसका एक एक्टिव स्किल एक्टिवेट हो जाता है जिसका नाम हीलिंग था और विर्गो रिकवरी यहाँ पे चालू हो जाती है। जिसकी वजह से जहाँ पर उसकी हथेलियों से खून आना चालू हो रहा था, जिसकी वजह से थोड़े समय पहले जहाँ पर उसकी हथेलियों से खून आ रहा था थोड़ी ही देर में वो खून पूरी तरह से बंद हो जाता है और उसके हाथ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। और वो बताता है कि हीलिंग एक
काफी ज्यादा रेयर स्किल है जो कि मेरे मास्टर्स के मिलने से पहले मुझे ये पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता भी है। और अगर मैं इसे सभी लोगों के सामने इस्तेमाल करता हूँ तो सभी लोग मुझे इस तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे कि मैं कोई इरेगुलर हूँ। और वो इसी सब के बारे में सोचते हुए कहता है, इसी वजह से तो मैं लियम के साथ लड़ते समय इसे बिल्कुल भी वहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना चाहता था और इसी वजह से मैंने जल्दी करी और जैसे तैसे कर मैं रूम के अंदर आया। उसके बाद मैंने अपने आप को हील किया था और अब क्योंकि मैं पूरी तरह से फिर से रिकवर हो चुका हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। और ऐसे कहने के बाद वो फिर से अपनी ट्रेनिंग को चालू करता है और हमें दिखाया जाता है कि शाम का समय हो गया था। वो कहता है कि खाने का समय हो गया और सच में जो उसका रूम का हाल था वो काफी ज्यादा बदतर था। पूरे में वहाँ पर तलवारों के निशान बने हुए थे और उसके बीच में जेके खड़ा हुआ था जो कि कहता है कि आखिर मैंने डिकर से क्या बोला था करने का। जिसके बाद एक हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है और हमें कैडल की कैफेटेरिया का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी बच्चे खाना खा रहे थे और हमें कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है कि तुमने जेके के बारे में सुना, वो तो बिल्कुल पहले से पूरी तरह से बदल चुका है, वो लूजर कहीं का। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो ब्लैक मैजिक को इस्तेमाल करता होगा? हाँ, ऐसा हो भी सकता है। मुझे लगता है कि वो ताकतवर लोगों के लिए काफी ज्यादा हम्बल जरूर होगा। तो वो कहता है सच में, और ये कहकर उन लोगों के बीच में हंसी चल रही थी। जिसके बाद हमें काफी ज्यादा शाही खाना दिखाया जाता है और एक स्टेक काट कर एक लड़की जैसे ही उठाती है वो उसे बिल्कुल पागलों की तरह खाने लगी थी। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि इस लड़की का नाम रेना है। उसी के साइड में बैठा वो लड़का उससे कहता है कि भले ही तुम्हारा इतना ज्यादा अच्छा एपेटाइट नहीं है पर तुम्हें कम से कम ढंग से तो खाना चाहिए। स्वॉर्ड्समैनशिप डुएल के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। और इस लड़के का नाम ओवेन है। तो उसके साइड में बैठा हुआ किन गुस्से में उससे कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो। ओवेन कहता है कि मैं तो बस अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था पर मुझे ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी इन्फेरिटी है मुझे लगता है कि पर जो तुम्हारी इन्फेरिटी है वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और काफी ज्यादा बुरी है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा गुस्से में हाथ पटकते हुए खड़ा हो जाता है और चिल्लाने लग जाता है क्या? पर इस सब की वजह से रेना का जो खाना था वो यहाँ पर गिर गया था और वो काफी गुस्से में उन दोनों की तरफ ही देख रही थी। और ये देखकर केन बहुत बुरी तरीके से घबरा जाता है और उसी के साइड में बैठा हुआ केन उससे कहता है तो आखिर बताओ तुम लोग अब क्या करना चाहते हो? और उन सभी के दिमाग में केवल जेके के बारे में ही आ रहा था। ओवन कहता है कि जो पार्क क्रिएशन था वो काफी ज्यादा सैवेज और एक ही समय पर काफी ज्यादा इम्प्रेसिव भी था पर जब स्पोर्ट्समैनशिप की बात आती है तो वो बिल्कुल पूरी तरह से कचरा बन जाता है। और वो एक अलग एटीट्यूड में कहता है कि आखिर वो क्या कर सकता है जब वो बड़ी मुश्किल से एक तलवार को यहाँ पर पकड़ पाता है। लियोन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, वो काफी ज्यादा कमजोर था, इसी वजह से उसने अपने लिए एक अलग सी तलवार बनाई थी क्योंकि जो रेगुलर होती है वो काफी ज्यादा भारी थी उसके लिए। पर ये चीज बिल्कुल भी सही से नहीं बनाती कि आखिर मैं उस लूजर से यहाँ पर इस तरीके से हार सकता हूँ। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ क्योंकि तुम लोग भी ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानते हो क्योंकि तुम सभी ने ये चीज देखी थी। और वो पैन क्रिएशन के अंदर मेरे खिलाफ इसी वजह से जीत पाया था क्योंकि वो बस लकी था। पर ये सुनकर रेना काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि लकी। ये सुनते ही उन तीनों के ऊपर एक अलग तरीके का ही प्रेशर पड़ना महसूस हो जाता है और वो उठकर वहाँ से जाते हुए कहती है कि अगर सच में तुम लोग इस चीज के ऊपर यकीन करते हो तो तुम लोगों को इस चीज का बिल्कुल भी हक नहीं है कि तुम डार्कर हाउस होल्ड का अपने आप को एक नाइट भी कह सको। जिसके बाद हमें एक सोर्ड डुएल के बारे में बताया जाता है। पार्क क्रिएशन से बिल्कुल अलग यहाँ पर रियल तलवारों का इस्तेमाल किया जाता है और यहीं पर सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स के साथ एक्सीडेंट्स होते हैं। और यहाँ पर एक कैंडिडेट की स्किल्स के बीच में एक ग्लेडिएटर का शो भी आ जाता है और उसके 1 महीने के बाद जहाँ पर आखिरी एग्जाम होता है ब्लेसिंग रिचुअल को यहाँ पर कमिट किया जाता है जहाँ पर डार्कर्स के जितने भी अवेकनर्स होते हैं वो सभी अपने ऑरा को यहाँ पर अवेकन करते हैं। जिसके बाद अब स्पोर्ट्समैनशिप का डे आ जाता है जहाँ पर पेन जेके को आगे बुलाता है तो वो अपने कंधे पर एक काफी ज्यादा बड़ी सी तलवार लटकाए हुए वहाँ पर आ गया था। सभी लोग उसके बारे में बात कर रहे थे कि आखिर ये क्या है, ये तो सच में काफी ज्यादा लंबी बड़ी सी तलवार है। क्या इसे ऐसा लग रहा है कि ये तलवार इसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिखा रही है? पर तभी रेना जेके का नाम लेती है और वो सामने की तरफ देखता है कि उसका सामना यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि रेना करने के लिए आ रही थी। जिसके बाद जैसे वो दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं रेना के अंदर से एक अलग ही आग निकल रही थी जो कि काफी गुस्से में उससे कहती है कि मैं तुम्हें अपना एक अपोनेंट चुनती हूँ। जेके अपनी तलवार को उठाते हुए कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है तो चलो मैं तुम्हारे चैलेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट करता हूँ और अपनी बड़ी तलवार को वो उसके सामने पॉइंट कर देता है। ये देखकर वो भी थोड़ी सरप्राइज थी और वो कहती है कि इस क्लेमोर को इतनी ज्यादा आसानी से यहाँ पर लिफ्ट कर पा रहा है यानी उठा पा रहा है और जब मैं उसका यहाँ पर सामना कर रही हूँ तो मैं इस चीज को आसानी से बोल सकती हूँ ये वो जेके नहीं है जिसको मैं जाना करती थी जो कि बड़ी मुश्किल से एक तलवार को सही तरीके से उठा पाता था। और ये सब इसी वजह से क्योंकि इसने अपने ऑरा को काफी ज्यादा बड़ा बना लिया है। पर वो जेके को इस तरीके से देखकर थोड़ी सी घबराते हुए अपने आप से कहती है कि आखिर मैं ये सब क्या कह रही हूँ, मैं इस डुएल के शुरू होने से पहले अपने आप को इतना ज्यादा इमिटेटेड कैसे कर सकती हूँ। और वो सोचती है कि मैं इसे कॉन्फिडेंस के साथ इसे एक्सेप्ट करती हूँ। जेके उसको देखते हुए कहता है कि मैं हमेशा बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। पर इस बार का ये डुएल लाइटनिंग नाइट के साथ है जो कि सच में काफी ज्यादा जल्दी गुस्से में आ जाती है और इस लड़की का नाम रेना है। जिसके बाद वो रेना के बारे में बताता है कि इसको आगे चलकर लाइटनिंग नाइट के नाम से भी जाना जाएगा क्योंकि वो कुछ ऐसे नाइट्स में से एक थी जिसने आगे चलकर कॉन्टिनेंटल वॉर के अंदर अपने नाम को खुद से कमाया था। और साथ ही उसे इस चीज के लिए नोटिस किया गया था
था, क्योंकि वो डार्कर की नेक्स्ट जनरेशन में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट वंस में से एक थी। और इसके अलावा उसने अपने ऑरा को पहले ही अवेकन कर लिया था, यानी ब्लेसिंग रिचुअल से भी पहले। और वो अपने ऑरा को आज से केवल कुछ ही सालों के बाद यहाँ पर अवेकन कर लेगी। पर इस सब के बाद भी वो केटल के अंदर अभी इस्तेमाल नहीं कर सकती। कहते हैं कि वो अभी अपने फंडामेंटल को यहाँ पर इम्प्रूव कर रही है। और अब जैसे ही इस लड़ाई को यहाँ पर शुरू किया जाता है, रेना तुरंत ही मौका देखते हुए आकर जेके के ऊपर हमला कर देती है। पर वो बड़े ही आराम से अपनी तलवार का स्लाइड इस्तेमाल करते हुए उसे यहाँ पर ब्लॉक कर देता है। जिसके बाद रेना तेजी से पीछे की तरफ सरकते हुए जाती है, जिससे उन दोनों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस क्रिएट किया जा सके। और फिर तेजी से आकर वो जेके के पीछे आ गई थी। जिसके बाद वो जेके के ऊपर एक काफी पावरफुल स्ट्राइक दे मारती है। पर जेके सही समय पर अपनी तलवार को बीच में लाकर इस चीज को यहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। पर सरकते हुए काफी दूर तक चला गया था और जेके अभी भी सरक रहा था, पर वो अपने आप को जैसे तैसे कर संभाल लेता है। जिसके बाद वो उसको देखते हुए काफी ज्यादा गुस्से में उसकी तरफ देखकर कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये उससे भी ज्यादा है। और वो गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा एक्सपर्ट निकली। और दूसरी तरफ से सभी साथी उसके ऊपर चिल्ला रहे थे कि उसके साथ खेलना मत, एक स्ट्राइक के अंदर रेना ऐसे खत्म कर देना। और रेना लगी थी कि उसके ऊपर बार बार स्ट्राइक लगा रही थी, पर वो अपनी बड़ी सी तलवार के साथ उसके सभी अटैक्स को यहाँ पर ब्लॉक किए जा रहा था। किन कहता है कि आखिर ये क्या बेवकूफ है, देख कर ऐसा लगता है जैसा कि रेना उसके साथ यहाँ पर खेल रही है। पर असल में तो जो कहानी थी वो बिल्कुल ही उल्टी थी। जेके उसके साथ खेल रहा था। वो भी ये देख कर काफी ज्यादा हैरान थी कि जेके किस तरीके से उसे यहाँ पर परेशान किया जा रहा था। रेना उससे कहती है कि केवल कुछ ही समय के अंदर मैं यहाँ पर सभी गैप्स को सेंस कर पा रही हूँ और इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं कितने भी ज्यादा जल्दी जाकर उसके ऊपर अपने एडवांटेज का यहाँ पर फायदा उठाने की कोशिश करूँ, पर जो उसकी तलवार है वो सबसे पहले मेरे दिमाग में आती है। जैसे कि वो जानबूझकर मेरे जितने भी अटेम्प्ट्स है मुझे यहाँ पर ये करने दे रहा है। और अभी उसके राइट साइड यहाँ पे एक दूसरी ओपनिंग खुल चुकी है और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कोई एक ट्रेनिंग डुअल होता है। और ये सब ऐसा लगता है जैसे कि मुझे सिखाने के लिए किया जा रहा हो। और हम लोग ये साफ साफ देख पाते हैं कि जेके इस चीज को काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल कर पा रहा था। जितने मूवमेंट्स थी ऐसा लग रहा था कि ऊपर से देखकर वो सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा हो। अब बहुत देर तक रेना लगातार उसके ऊपर अटैक करती है, पर आखिर में वो पीछे की तरफ सरक कर आ गई थी और वो लगातार उसके ऊपर हमला करने की वजह से बहुत बुरी तरीके से थक गई थी और पसीना पसीना हो रही थी। और ये देखकर जेके थोड़ा सा बोर सा होते हुए कहता है तो अच्छा, लाइटनिंग नाइट इस तरीके से लड़ा करती थी जब वो एक कैंडिडेट हुआ करती थी। उसकी ये तलवार पूरी तरह से सच्ची है, जैसा कि एक ऐसे इंसान से एक्सपेक्ट करना चाहिए जो कि अपने फंडामेंटल्स के लिए पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो। पर एक यही चीज तो है जो कि उसे अभी तक पीछे की तरफ धकेलती जा रही है। तो चलो क्यों ना मैं यहाँ पर उसके शीट से बाहर निकलने में उसकी मदद करूँ। और ये कहकर एक अजीब तरीके का पोज ले लेता है और उसको इस तरीके से देख कर रेना कहती है ये तो एक्सट्रीमली लो स्टैंड्स है। ऐसा लगता है कि वो एक ही बार में यहाँ पर हम दोनों के बीच में जो गैप है उसे यहाँ पर खत्म करना चाहता है, पर मेरी स्पीड भी कुछ ऐसी नहीं है जो कि उसको इतने ज्यादा जल्दी कुछ ऐसा कर सके। तो वो कहती है कि जेके चलो आ जाओ, पर उसे ये समझ में ही नहीं आता कि वो अपनी बात पूरी खत्म कर पाती उससे ही पहले जेके उसके करीब आ गया था। ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए कहती है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है। और जेके ने अपनी बड़ी तलवार को इस तरीके से घुमाया हुआ था जैसे कि अगर वो रेना को टकरा जाती तो वो दो टुकड़ों में कट जाती। और रेना ये सब देखते हुए कहती है कि जब तक हम दोनों के बीच में यहाँ पर ये डिस्टेंस रहेगा उसकी मूवमेंट्स को यहाँ पर रीच करना पूरी तरह से इम्पॉसिबल होगा। और तभी जेके फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, पर रेना उससे दूर थी। पर तभी रेना को समझ में आता है जैसे कि वो उसके ऊपर अटैक कर नहीं रहा था, पर बल्कि साइड में पड़े हुए पत्थरों को उसके ऊपर फेंक रहा था। जैसे ही वो उसके ऊपर टकराते हैं उसका विजन एक सेकंड के लिए यहाँ पर ब्लॉक हो जाता है। और जब तक वो उस चीज को देख पाती उसे पता चलता है कि जेके उसकी काफी तक करीब आ गया था। ये देखकर वो जंप कर फिर से उसको यहाँ पर दूर करने की कोशिश करती है, पर उसे ये एहसास होता है कि जेके की जो तलवार है वो उसके गले के काफी ज्यादा करीब आ गई है। ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा जाती है और गलती से अपने ऑरा को इस्तेमाल करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ। और जैसे ही वो अपने ऑरा को इस्तेमाल करती है वो एक ही अटैक में जेके की तलवार को आसमान में पहुंचा देती है, जिसकी वजह से जेके की तलवार उसके हाथ से छूट गई थी और आकर बहुत ज्यादा दूर जाकर खड़ी हो जाती है। सभी लोग ये देखकर कहते हैं कि जेके हार गया, जैसे कि हम लोगों को रेना से यहाँ पर उम्मीद करनी चाहिए थी। और उसने तो यहाँ पर एज यूजुअल अपने ऑरा को तक इस्तेमाल नहीं किया। पर पेन ये देखकर काफी ज्यादा हैरान था और वो कहता है कि नहीं, ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन लोगों ने इस चीज को नोटिस नहीं किया, पर जो जेके का अटैक था वो रेना के काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था। इसी वजह से इसने अपने थोड़े से ऑरा का यहाँ पर इस्तेमाल किया था, पर इसको जो ये अमाउंट था वो इतना ज्यादा कम था कि इस चीज को यहाँ पर नोटिस भी नहीं किया जा सकता था। पर वो रेना थी जिसने यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि वो कभी भी अपने ऑरा को इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगी, वो भी तब तक जब तक वो अकेडमी के अंदर नहीं चली जाती। इसलिए उस लड़की को यहाँ पर फोर्स किया जिससे वो इस ऑरा को यहाँ पर इस्तेमाल कर पाए। और रेना इस सब के बारे में सोच रही थी, पर तभी वो उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और तभी जेके तेजी से उसके सामने आ जाता है और कहता है कि अभी ये चीजें खत्म नहीं हुई हैं, और वो लेकर अपने एक मुक्का उसके गले पर दे मारता है, जिसकी वजह से रेना के मुंह से खून आना चालू हो गया था और वो खून की उल्टी करते हुए वहीं पर बैठ गई थी। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही थी और सभी लोग इसके बारे में बात कर रहे थे ये तो एक डुअल का सोर्ड है, पर सभी लोग इसके बारे में चिल्लाना चालू कर देते हैं कि ये तो एक सोर्ड डुअल है। हम लोग इस तरीके की घटिया ट्रिक्स को, हम लोग इस तरीके की घटिया अटैक्स को यहाँ पर बिल्कुल भी
बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो बाकी सभी लोग भी चिल्लाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल, एक नाइट कभी भी अपनी तलवार को अबैंडन नहीं करता। रेना यहाँ की रियल विक्टर है, तुम्हारे पास वो तो बिल्कुल ही नहीं है जो कि एक नाइट के पास होना चाहिए। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। और सभी लोग इसी तरीके से लगातार जेके के ऊपर उंगली उठाए जा रहे थे, पर जेके को इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि आखिर में तो यहाँ पर मैं ही जीता हूँ। जिसके बाद वो रेना से पूछता है कि तुम इस चीज को यहाँ पर कंटिन्यू करना चाहती हो। तो वो कहती है कि अभी तक मैं भी यहाँ पर नहीं जीती हूँ, और उसने केवल मेरे ऊपर तभी अटैक किया जब मैं यहाँ पर अपने गार्ड डाउन करके बैठी हुई थी। और तभी उसे ये चीज समझ में आती है कि उसके केवल खाली हाथ थे, अगर उसके पास डैगर होता तो वो कब की यहाँ पर मारी जा चुकी होती। और सबके बारे में सोचते हुए वो यहाँ पर हार मान लेती है और कहती है कि मैं यहाँ पर हार चुकी हूँ। सभी लोग ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। और कहा जाता है कि जेके, जिसको कुछ समय पहले तक एक ह्यूमन स्कम कहा जाता था, पर उसने यहाँ पे एक ऐसी विक्ट्री को अचीव कर लिया है, वो भी ऐसे फ्रेम्ड हाउस के बच्चे के साथ जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड मानी जाती थी। और जेके ने यहाँ पर रेना को हरा दिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जलती हुई जगह को दिखाया जाता है, जहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया था और पूरे में आग की लपटें फैली हुई थी, जिसके नीचे कई सारे सोल्जर्स वहाँ पर मरे हुए लोगों की लाशों को कवर कर वहाँ पर खाई के अंदर फेंके जा रहे थे, और उनकी संख्या हजारों में से भी ज्यादा होगी। और दूसरी तरफ हमें एक घर के अंदर का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर दो लोग बैठे हुए थे। लाल वालों वाला लड़का वहाँ पर चाय पिए जा रहा था, और दूसरा उससे कहता है, एबेल, आखिर तुम ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर भी आखिर चाय कैसे पी सकते हो। और उसके सामने एक लेटर पड़ा हुआ था, जहाँ पर वो कहता है कि जेके, कहा जा रहा है कि उस कमीने ने रेना को हरा दिया। और वो चश्मे वाला लड़का, जहाँ पर एबेल उससे कहता है कि विलियम, क्या तुम हमेशा इतने ज्यादा सीरियस रहते हो, और आखिर ब्लेसिंग रिचुअल के लिए कितना और लंबा समय बचा हुआ है। विलियम बताता है कि अगले पूरे चांद की रात को ये होगा। तो एबेल वहाँ से जाते हुए कहता है, लगता है कि अब समय आ गया है कि मुझे फिर से मेरे घर वालों से मिलना चाहिए। तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अकेले वहाँ पर जा रहे हो। विलियम ये सुनकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम अकेले वहाँ पर जा रहे हो। तो वो कहता है कि ये तो मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से है। वो कहता है कि ये तो बस मेरी क्यूरियोसिटी की वजह से है, मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हूँ कि आखिर जो अवेकनिंग होने वाली है, आखिर हमारे छोटे छोटे वहाँ पर किस तरीके से गो थ्रू कर रहे हैं। और आगे बोलता है कि जो जेके की विक्ट्री थी, उसने पूरे केडल को पूरी तरह से शॉक कर दिया था। जिसके बाद वो सिंपली अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर चला गया और अपनी प्रैक्टिस को उसने वापस उसके बाद सिंपली वो अपनी ट्रेनिंग फैसिलिटी के अंदर चला गया और अपनी प्रैक्टिस को उसने जारी रखा। और अब उसके 1 महीने के बाद वो दिन जहाँ पर ब्लेसिंग रिचुअल होने वाला था, हमें जेके के अंदर के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके अंदर से काफी इंटेंस एनर्जी निकल रही थी। वो पसीना पोंछते हुए कहता है कि अभी तक मुझे ये चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है कि आखिर मैं अपनी प्रीवियस लाइफ के अंदर इस बॉडी के साथ रेड नाइट कैसे बन गया था। जिसके बाद वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन कर अपने स्टेटस को देखता है, और अब ट्रेनिंग की वजह से उसकी बॉडी पहले से काफी ज्यादा एनहेंस हो गई थी। और वो ये देखकर कहता है कि जैसा कि मुझे उम्मीद थी, मेरे स्किल्स मास्टरी को सरपास करते हुए एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं। जैसे स्किल की लेवल ऊपर होती है, जो मास्टरी है वो रीसेट हो जाती है। और यहाँ तक मैंने स्विफ्ट स्टेप को भी यहाँ पर मास्टर कर लिया है। और इसके अलावा उस डुअल के बीच में मुझे एक और नया स्किल मिल गया था। जिसके बाद वो डिकर से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तो वो कहता है कि हम लोग 2 घंटे में यहाँ से निकलने वाले हैं। वो कहता है कि ठीक है, मैं जल्दी ही वहाँ पर आ जाऊंगा, तुम सारी चीजें तैयार रखो। जिसके बाद अब हमें उसका करेज दिखाया जाता है, जो कि अपने घर से निकल चुका था। जिसके बाद हमें कई सारे करेजेस दिखाए जाते हैं जो कि वहाँ से निकल चुके थे। और जेके उसके अंदर बैठा हुआ बोर सा होते हुए कहता है कि इस चीज में काफी लंबा समय हो गया जब से मैं मेन स्टेट के अंदर गया था। वो अभी डार्कर फैमिली को बिलोंग करता है, और ये ड्यूच ऑफ द स्लॉयड के बीच में ही कहीं पर स्थित है। और इसके अलावा फैमिली के जो मेन रेजिडेंस है, वो इस कॉन्टिनेंट के हार्ट के अंदर लोकेटेड है, जिसे इस मिडलैंड के अंदर 4 सीजन फोर्ट्रेस के नाम से जाना जाता है। और जो ब्लेसिंग रिचुअल है वो लगता है कि वो मेन स्टेट के अंदर होगा, जहाँ पर ड्रैगन स्लेयर का लेजेंड शुरू हुआ था। जिसके बाद अब वो वहाँ पर उतर रहा था, और हमें मेन स्टेट के बारे में बताया जाता है, जो कि डार्कर फैमिली का है, जिसे ड्रैगन्स नेस्ट लेयर कहा जाता है। सभी ट्रेनीज वहाँ पर उतर चुके थे और जेके उसी की तरफ देख रहा था। और जैसे वो सभी अंदर की तरफ आते हैं, जिसके बाद पेन सभी लोगों को वहाँ पर अटेंशन करता है, और जेके उन सभी के बीच में खड़ा हुआ आसपास देखते हुए कहता है कि इससे पहले मैंने कभी भी इस चीज को यहाँ पर रियलाइज नहीं किया था, पर अगर मैं ऊपर की तरफ देखता हूँ तो यहाँ पर ऐसे कई सारे फेमस लोग आए हुए हैं जो कि कॉन्टिनेंट की न्यूज लिस्ट के अंदर हमेशा ही शामिल रहते हैं। और मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि यहाँ पर मेरी फैमिली ने भी यहाँ पर किसी इन्फॉर्मेटिव को भेजा होगा मेरे ऊपर नजर रखने के लिए। और मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर वो यहाँ पर किस चीज की अटेंशन ले रहे हैं, पर एक बार वो मुझे यहाँ पर अवेकन होता हुआ देख ले कि मैं यहाँ पर फेल हो जाऊंगा, तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो मुझे इग्नोर जरूर करेंगे। पर जैसे उसकी नजर उस आदमी के ऊपर जाती है जो कि यहाँ पर उसको देखने के लिए आया था, उसके चेहरे पर एक अलग तरीके का डर उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। वो गुस्सा जो कि उसकी आंखों से निकल रहा था, वो एनर्जी निकालते हुए कहता है, वो गुस्सा जो कि उसकी आंखों से साफ दिख रहा था, वो अपने प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है कि आखिर ये कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। और ऊपर एक आदमी उससे कहता है कि चीज को काफी लंबा समय हो गया, मुझे इस चीज के ऊपर यकीन नहीं हो रहा। तो वो उससे पूछता है कि आखिर क्या वजह थी कि तुम ब्लेसिंग रिचुअल के अंदर आए हो, क्या इस क्लास के अंदर कोई ऐसा है जिसके ऊपर तुम्हारी नजरें टिकी हुई है। वो कहता है कि
ऐसा नहीं है, पर मेरे खुद के भी कुछ रीजन है। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, क्योंकि जो मेरे एडोरेबल सा छोटा सा भाई है वो भी यहीं पर है और हमें इसकी शक्ल दिखाई जाती है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि डार्कर फैमिली का सेकंड सन है, इसका नाम लाइन ब्लेड है, एबल। और एबल उसको देखकर कहता है तो अच्छा ये वो रहा। और जेके काफी गुस्से में उसकी तरफ देख रहा था और वो कहता है असल में इसका नाम द लाइन ब्लेड नहीं है, बल्कि इसका नाम द बुचरिंग नाइट है, एबल। जिसके बाद वो सामने देखते हुए अपने आप से कहता है कि मुझे शांत होने की जरूरत है। वैसे भी मैं अभी यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे कुछ कर सकता हूँ। मेरी पास्ट लाइफ में एबल ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि वो मेरे ब्लेसिंग रिचुअल के समय पर यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए आया हो। क्या मेरे एक्शंस ने यहाँ पे फ्यूचर को चेंज कर दिया है? और अगर सच में अगर ऐसा है तो यही मेरे पास एक मौका है। और सबके बाद जो ब्लेसिंग रिचुअल होता है वो यहाँ पर चालू हो जाता है। अब जैसे ही इस रिचुअल को यहाँ पर चालू किया जाता है, आरोन को सबसे पहले आगे बुलाया गया था। उसके सामने एक स्टेच्यू के सामने एक बड़ा सा आर्टिफैक्ट था जिसके अंदर काफी सारा पानी भरा था। वो अपनी बाह ऊपर कर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए उसके अंदर जैसे ही हाथ डालता है, उसके अंदर एक पिन थी जो कि उसके हाथ के अंदर चुभ जाती है और उसका खून उसके अंदर फैल जाता है। जिसके बाद उस पानी के अंदर से एनर्जी निकलना चालू होती है और आरोन ये देखकर थोड़ा सा घबरा गया था क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक अजीब तरीके की एनर्जी फ्लो होना चालू हो गई थी और देखते ही देखते वो उसके पूरे शरीर के अंदर फैलने लगी थी। और फिर जो वो पानी होता है उसके अंदर एक बवंडर टाइप का बनता है। जिसके बाद हमें बताया जाता है कि इस ब्लेसिंग रिचुअल का इस्तेमाल करते हुए डार्कर ब्लड लाइन के जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी के अंदर का जितना भी सील्ड ऑरा होता है उसे अवेकन किया जाता है उस समय पर जब वो सभी के सभी कैंडिडेट्स ग्रेजुएट हो जाते हैं जब उनकी उम्र 12 साल की होती है। अब आरोन यहाँ पर अवेकन हो गया था और उसका ऑरा भी यहाँ पर रिलीज हो चुका था। जिसके बाद अब अगले इंसान को बुलाया जाता है और बताया जाता है कि अगर इसे किसी ऑर्डिनरी नाइट के साथ कंपेयर किया जाए कि वो लोग जो कि 12 साल की उम्र में अपने आप को अवेकन कर लेते हैं वो काफी ज्यादा इंक्रेडिबली फास्ट होते हैं। जिसके बाद अब पार्क नेक्स्ट को बुलाता है और आगे बताया जाता है और इन सभी में से कुछ रेयर केसेस भी होते हैं जो कि अपने ऑरा के साथ साथ डीमन स्लेयर के ट्रायल्स को भी अवेकन कर लेते हैं जिसे माना इनहेबिटेशन कहा जाता है। और सभी लोग देखते हैं कि अचानक ही जो माना लैंप होते हैं उनके अंदर किसी तरीके की चमक आ गई थी। वो सभी कहते हैं कि आगे ये क्या हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। सभी लोगों की जुबान पर केवल यही था कि उसके अंदर से रेड लाइट निकल रही है और बताया जाता है कि वो शुरुआत से ही लगभग येलो नाइट जितने ही ताकतवर हो जाते हैं और उनमें से कुछ तो ये भी रिवील करते हैं कि वो रेड या फिर ब्लैक नाइट भी बन सकते हैं। और जो स्टेच्यू था उसके अंदर से रेड ऑरा निकलना चालू हो गया था और पूरे में रेड लाइट फैल गई थी। और बताया जाता है कि उन सभी को प्योर ब्लड लाइन अवेकनिंग कहा जाता है। और यहाँ पर रेना थी जो कि प्योर ब्लड लाइन अवेकन हुई थी, इसलिए पैन खुश होते हुए कहता है कि जाओ जल्दी से मेरी ग्लव लेकर आओ। और आगे बताया जाता है कि इस माना इनहेबिटेशन की वजह से सभी लोगों को ये दिखाने के लिए एक स्पेशल तरीके का ग्लव दिया जाता है जो कि उनकी फैमिली तैयार करती है और उसके बाद वो कभी भी अपनी एक ऑर्डिनरी सी जिंदगी बिल्कुल भी नहीं जी सकते। और रेना को यहाँ पर 2 ग्लव्स मिले थे जिनके ऊपर किसी तरीके की कोई डिजाइन नहीं थी पर वो पूरी तरह से ब्लैक कलर के थे। और आगे बताया जाता है जब कोई इंसान ये चीज प्रूव कर देता है कि वो प्योर ब्लड लाइन डिसेंडेंट है तो वो डार्कर नाम को आगे बढ़ा सकते हैं और इसके अलावा तुम्हें अपनी फैमिली का अनइमेजिनेबल सपोर्ट मिलता है और काउंटलेस बेनिफिट्स मिलते हैं। और इन सबके बाद फिर अगले को बुलाया जाता है जो कि आखिरी था। सभी लोग उसी को देखने के लिए आए हुए थे और कहते हैं लगता है कि अब जो मेन डिश है उसे यहाँ पर बुलाया गया है। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आखिर अब यहाँ पर किस तरीके की अवेकनिंग होने वाली है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये भी एक प्योर ब्लड लाइन अवेकनिंग होगी रेना के बाद। और जेक आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं फिर से इस बेकार से स्टेच्यू के सामने आकर फिर से खड़ा हो जाऊंगा। और वो बताता है कि पिछली बार वो सच में काफी ज्यादा डरावना था और इस सब के अलावा इस ब्लेसिंग रिचुअल के अंदर केवल एक ही चीज थी जो कि मुझे काफी ज्यादा पुश कर रही थी और इस सब के अलावा कैंडल के अंदर केवल ब्लेसिंग रिचुअल ही था जो कि मुझे इसके लिए पुश कर रहा था। पर मुझे काफी ज्यादा बेशर्मी वाला टाइटल दिया गया था। पर इस बार की सारी चीजें पूरी तरह से अलग है क्योंकि मुझे याद है कि किस तरीके से सभी लोगों की नजरें केवल मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी। पर सारी चीजें इस बार पूरी तरह से अलग है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं केवल हील कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं अपने आइदर को मैनिपुलेट कर सकता हूँ। और ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैं बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करने वाला। मैं खुद से ही यहाँ पर अपनी हिम्मत के साथ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, इसलिए मेरा अच्छे तरीके से ख्याल रखना। तुम डैम ब्राउज स्टेट्स। और यही सब सोचते हुए वो पानी के अंदर जैसे अपना हाथ डालता है वो स्टेच्यू की तरफ ही देख रहा था जिसके अंदर अजीब तरीके की कंपन हो रही थी। ये देखकर जेके को लगता है कि जरूर यहाँ पर कुछ होने वाला है। पर अचानक ही जो स्टेच्यू था वो कपकपाते हुए वहीं कहीं खड़ा रह जाता है और कुछ भी नहीं होता। सभी लोग ये देखकर थोड़े से हैरान थे और वो कहते हैं कि ये रुक गया, आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। एबल भी ये सब देख रहा था पर उसे भी कुछ समझ में नहीं आया था कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा। जेके को ये देखकर सच में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर फिर वो अपना हाथ बाहर निकाल लेता है और कहता है कि मुझे लगा ही था। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतने ज्यादा चेंजेस के बारे में भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए था। और वो एबल के बारे में कहता है कि उस कमीने के शुक्रिया, उसकी वजह से मैं कुछ दिनों से ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया था। जिसके बाद वो अपना हाथ पहुँच कर वहाँ से जाने लगा था। सभी लोग ये देखकर खुशफुसाना चालू करते हैं कि आखिर ये क्या था कि इसकी अवेकनिंग यहाँ पर फेल हो गई। पर आखिर ये चीज पॉसिबल भी कैसे हो सकती है, आखिर ऐसा कैसे हो गया। देखकर लगता है कि फैमिली हेड का ब्लड भी उस कर्स ब्लड
फ्लर्ट को यहाँ पर खत्म करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं है। चुप हो जाओ। पर आखिर इसने रेना को कैसे हराया होगा? जरूर उसने यहाँ पर किसी तरीके की ट्रिक इस्तेमाल की होगी। सच में ये तो अपनी फैमिली के लिए काफी ज्यादा बड़ी शर्म की बात है। और जेके वहाँ से इन चीजों को इग्नोर करते हुए जाते हुए कहता है कि ये लोग सच में कभी भी नहीं बदल सकते। पर वैसे भी इस चीज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसे कई सारे तरीके हैं अवेकनिंग के अलावा भी जिससे मैं काफी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। पर अचानक ही सिस्टम की नोटिफिकेशन उसके पास आती है, जो कि उससे कहता है कि जेके मुझे माफ कर देना। कुछ एरर्स की वजह से जो प्रोसेसिंग थी इस मैसेज की थोड़ी सी डिले हो गई और पता चलता है कि जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थी वो मिसिंग थी। इसी वजह से जो क्लास की आइडेंटिफिकेशन थी वो यहाँ पर क्लियर नहीं हो पा रही थी। ये देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज था, क्या एक इन्फॉर्मेशन जो कि यहाँ पर मिसिंग है। पर वो उसे बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन की इनपुट था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और जो यूजर का टैलेंट है वो हीलर है। और ये कंफर्म हो चुका है कि जो तुम्हारी क्लास है वो अनलॉक हो चुकी है। इसकी वजह से तुमने यहाँ पे एक रेयर क्लास को अवेकन किया है। जेके ये देखकर काफी हैरान था और वो पीछे की तरफ मुड़ते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। और पीछे उस स्टैच्यू के अंदर से रेड लाइट निकलना चालू हो जाती है। सभी लोग ये देखकर फिर से खुसफुसाना चालू कर देते हैं कि ये तो रेड लाइट है। क्या इसका मतलब ये भी एक प्योर ब्लड लाइन अवेकनिंग है? ये तो यहाँ पर रेड दिखना चालू हो गया है और उसके सामने कई सारे पैनल्स थे और सिस्टम उसे बताता है कि जो एंशिएंट ड्रैगन की ब्लेसिंग थी वो भी यहाँ पर जो सील्ड थी वो भी यहाँ पर अब एक्टिवेट हो रही है। इसी वजह से जो रेड एनर्जी थी वो अचानक ही गोल्डन एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। और एबल भी ये देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज था और उसके अंदर जो किन का टैलेंट था यानी जो फाइटर्स ब्लड था वो अवेकन हो गया था और उसकी जो अवेकनिंग टैलेंट थी वो भी यहाँ पर कंबाइंड हो गया है। और अब क्योंकि रेड टैलेंट एक न्यू क्लास के साथ यहाँ पर कंबाइंड हो रहा है जो यहाँ पर बना है, ये देखकर वो भी हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये क्या है। और अब यहाँ पर उसे एक यूनिक क्लास मिल गई थी जिसका नाम था इमोर्टलिटी, जो कि अब अवेकन हो गई है। सभी लोग अब इसी के बारे में बात कर रहे थे कि आखिर ये गोल्डन लाइट आखिर ये क्या है? क्या सच में ये यहाँ पर एक प्योर ब्लड लाइन अवेकनिंग भी है? यहाँ पर कुछ कुछ तो रेड दिख रहा है, इसका मतलब तो ये पूरा सच है। वो भी कहता है कि बिल्कुल इस चीज में तो कोई भी डाउट नहीं है, पर ये चीज मेरे खिलाफ यहाँ पर इस्तेमाल की जाएगी अगर मैं यहाँ पर कुछ भी बोलता हूँ। और वो लोग अभी भी खुसफुसाए जा रहे थे और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहते हैं कि जो माना लैंप है वो पूरी तरह से ठीक है। ऐसा लगता है कि जो थोड़ा स्टेच्यू है वो टूट चुका है और यहाँ पर कोई भी माना एग्जीबिशन नहीं हुआ है। इसका मतलब तो ये कोई प्योर ब्लड लाइन अवेकनिंग नहीं है। और उसके इस तरीके से खुसफुसाहट सुनते हुए जो लियम था वो अचानक ही ताली बजाते हुए उन सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचता है और उन लोगों से कहता है कि अगर तुम सब इतना सीरियसली एक्ट क्यों कर रहे हो? हम लोगों को एक ही ब्रांच के अंदर दो दो प्योर ब्लड लाइन अवेकनिंग मिली है, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ये कोई ऐसी चीज है जिसके लिए सेलिब्रेट करना चाहिए? और उसकी बातें सुनने के बाद सभी लोग केवल एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे, जिसके बाद सभी लोग अपने आप को बचाते हुए कहते हैं कि बिल्कुल तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ, दो प्योर ब्लड लाइन अवेकनिंग, सच में ये तो काफी ज्यादा बड़ी सी ब्लेसिंग है। और एबल चिल्लाते हुए उससे कहता है कि अगर तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से जाओ हमारे न्यूएस्ट मेंबर के लिए जल्दी से ग्लव लेकर आओ। तो पेन सुनकर कहता है कि ठीक है सर। पर जब उसे ग्लव मिलता है तो वो उसको पहने हुए कहता है कि सच में ये थोड़ा सा हेफ्टी सा है। जिसके बाद जो अवेकनिंग सेरेमनी होती है वो लगातार इसी तरीके से चलती रहती है और एबल उसको देखकर मुस्कुरा रहा था। जेकी उसको देखकर घिन भरी नजरों के साथ देखते हुए कहता है कि जो उसकी इंटेंशन है वो काफी ज्यादा ऑब्वियस है, पर उसकी बात ने यहाँ पर मेरी मदद करी है। पर सच में ये चीज मुझे काफी ज्यादा घटिया सी महसूस हो रही है। और यही सब सोचकर उसका दिमाग खराब हो रहा था। और अब सारी चीजें खत्म हो जाने के बाद पेन अनाउंस करते हुए कहता है कि इस ब्लेसिंग रिचुअल का एंड हो चुका है, तो चलिए जो सेलिब्रेशन पार्टी है उसे चालू करते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्लीज इस चीज को एंजॉय कीजिएगा। पर जेके वहाँ से जाते हुए कहता है कि पार्टी भाड़ में जाए। मुझे तो लगता है कि मुझे ट्रेनिंग रूम के अंदर जाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा ही। पर मुझे तो किसी ट्रेनिंग रूम के अंदर जाना चाहिए या फिर कुछ ऐसा ही। और ये सब सोचते हुए वो वहाँ से जा ही रहा था, पर तब एबल उसे आवाज देकर वहीं पर रोक देता है। ये सुनकर वो हैरान हो गया था और कहता है कि मैंने तो इसके बारे में बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी। और वो घबराते हुए से थोड़ा सा पीछे की तरफ देखता है कि एबल वहाँ पर खड़ा हुआ था और उससे कहता है आखिर तुम पार्टी की शुरुआत में आकर कहाँ पर घूम रहे हो? और जेके कहता है कि मैंने चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि इतने ज्यादा जल्दी मुझसे आकर कांटेक्ट बनाएगा। और उसकी जो निगाहें थी वो घूर कर उसको देखते हुए कहती है कि बधाई हो तुम्हारे प्योर ब्लड लाइन अवेकनिंग के लिए। और ये कहकर वो अपना हाथ आगे बढ़ा रहा था। ये देखकर जेके कहता है कि एक हैंडशेक, अगर मैं अपने हॉस्टिलिटी को यहाँ पर रिफ्यूज कर देता हूँ उसके सामने तो ये यहाँ पर इस चीज को शॉक करेगा, तो चलो उसके साथ इस गेम को यहाँ पर खेलते हैं। और यही सोचते हुए जैसे अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसे अपने पास्ट का वो सीन याद आ जाता है जहाँ पर उसने बहुत ही ब्रूटली सभी लोगों को जान से मार डाला था, जिसकी वजह से उसका हाथ टच होता उससे ही पहले वो अपने हाथ को वहीं पर रोक देता है। ये देखकर एबल थोड़ा सा कंफ्यूज था क्योंकि उसने अपना हाथ फिर से नीचे की तरफ कर लिया था और वो उससे अपना हाथ नहीं मिलाने वाला था। एबल को ये देखकर थोड़ा सा अजीब सा तो लगता है, पर फिर वो उससे कहता है तो चलो ठीक है। पर जेके ये काफी ऑकवर्ड था और एबल उसी को ही देख रहा था जहाँ पर जेके उसको देखते हुए कहता है यहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए भी सही, पर मैं इस कमीने का हाथ तो बिल्कुल भी नहीं मिलाने वाला। पर इस चीज में तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, मैंने यहाँ पर तुम्हारा चेहरा बचाने के लिए ये सब किया था, पर चलो ठीक है हम लोग बाद में मिलेंगे जेके। और ये कहकर वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और फिर वहाँ से जाने लगा था। और जेके उसको जाते हुए देखकर कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं तुमसे जरूर बाद में मिलूंगा। और उसके चेहरे पर
उसका गुस्सा और उसकी नफरत साफ साफ दिखाई दे रही थी। अब सभी लोग केवल पार्टी को एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग कहते हैं कि 2 प्योर ब्लड लाइन्स, ये तो सच है। और जेके की जो गोल्डन लाइट निकली थी वो सच में काफी ज्यादा शॉकिंग थी। पर क्या ये कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो कि पहली बार हुई है? शुरू में तो हम लोगों को ऐसा लगा था कि उसकी जो अवेकनिंग है वो यहाँ पर फेल हो गई थी, पर आखिर अभी वो कहाँ पर है? और हमें ऊपर का कमरे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेके ने अपने कपड़े उतार कर अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया था। उसको इस पार्टी के अंदर बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करना था और ना ही इस चीज में इंटरेस्ट था। वो चेंज करने के बाद कहता है कि सच में मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर मेरा दम घुट जाएगा। और साथ ही वो अपने आसपास का एरिया देखते हुए कहता है कि इस सब के अलावा आखिर मैंने ये कैसे ढूंढ लिया? पर फिर हमें बताया जाता है कि जितने प्योर ब्लड लाइन अवेकनर्स हैं और जिनने माना इन एग्जीबिशन की एबिलिटी को अवेकन किया है, ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि तुम्हें प्रोवाइड करती है एक ऐसी ऑपोजिशन जो कि ड्रैगन की होती है, जो कि एक माना का सोर्स होता है। और उसके अलावा ऐसे कई सारी मशीन होती हैं जो कि माना को एज अ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और जो प्योर ब्लड लाइन होती है, इसलिए उन लोगों को हाउस के जो घर, और इसी वजह से जो प्योर ब्लड लाइन होते हैं उन्हें हाउसेस की ग्लव्स लेकर आते हैं, उन्हीं की उनको रिक्वायरमेंट होती है। और वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे प्योर ब्लड लाइन हूँ तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जैसे ही मैं इस ग्लव को यहाँ पर निकालूंगा वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन करता है। और वो उसके पॉइंट्स देखते हुए कहता है कि ये तो बिल्कुल पहले से पूरी तरह से अलग हो चुका है। इसके अंदर माना इन एग्जीबिशन तो नहीं है, पर माना रिफ्लेक्शन है। इसलिए वो चेयर रखते हुए कहता है, लगता है कि मुझे इसको सही तरीके से यहाँ पर पढ़ना ही होगा। फिर वो माना रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ता है। ये एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव फील्ड है जो कि आसपास की मानव को यहाँ पर नलिफाई कर देती है। ये जानकर कहता है तो अच्छा, ये माना रिफ्लेक्शन को भी एक तरीके की स्किल की कैटेगरी के अंदर लेकर आ रहा है। और जो माना लैंप्स थे वो इसी वजह से पूरी तरह से प्रिसाइज थे। लगता है कि ये कोई पैसिव स्किल नहीं है। और रिचुअल से पहले मैं एक रेड हीलर हुआ करता था, पर अब मैं यूनिक इमॉर्टल बन चुका हूँ। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि रुको, पर फिर वो काफी ज्यादा घबराते हुए से कहता है कि रुको, जितने वहाँ पर ग्रेजुएट हुए हैं उन सभी के, वहाँ पर जितने भी ग्रेजुएट हुए थे उन सभी के ब्लू और अवेकन हुए थे वो सभी रेगुलर्स थे, और केवल रोना ही थी जिसका रेड ऑरा था। इसका मतलब वो रेड प्योर ब्लड अवेकनिंग थी। और शुरुआत में मेरा भी रेड था, पर फिर वो गोल्डन लाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया। और सिस्टम ने कहा था कि जो क्लासिफिकेशन टर्म्स है उनकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर खो चुकी है। और जो क्लासिफिकेशन टर्मिनल की वो बात कर रहा था उसका मतलब वो ब्राउन स्टेच्यू से था, पर जल्दी ही सिस्टम ने इन्फॉर्मेशन को पुट कर दिया था, जिसकी वजह से वो ब्राउन स्टेच्यू वहाँ पर लाल कलर का चमकने चालू हो गया था। और फिर वो इन चीजों को समझते हुए कहता है कि अच्छा, यानी वहाँ पर ये हुआ था। और वो बताता है कि जो ब्राउन स्टेच्यू है वो असल में ये नहीं बताता कि तुम यहाँ पर अवेकन हुए हो या फिर नहीं, बल्कि असल में वो यूजर की क्लासेस के बारे में बताता है। रेड यानी रेयर क्लास को यहाँ पर दिखाता है, और जो गोल्डन होता है वो यूनिक क्लास को यहाँ पर शो करता है। और जो ब्राउन स्टेच्यू एक एंशिएंट रेलिक है जो कि टेरेकॉन यानी जो फाउंडर ऑफ डार्कर थे उनके उससे पहले भी इस्तेमाल किया जाता था। और जो क्लास का कॉन्सेप्ट है वो इन दिनों में यहाँ पर काम नहीं करता, इसी वजह से इसको केवल इसीलिए चेक किया जाता है कि तुम अवेकन हुए हो या फिर नहीं। और समय के साथ उन लोगों ने इस रेड लाइट को ये समझ लिया कि वो रेड क्लास के बजाय प्योर ब्लड लाइन अवेकनिंग है, और वो इस सब के बारे में जानते हुए कहता है। और यहाँ तक इस फैमिली के किसी भी हेड ने इस चीज को रियलाइज तक नहीं किया, और साथ ही अब उसके पास कुछ कर्मा पॉइंट्स भी आ गए थे। ये देखकर वो कहता है कि पहले जब मैंने ये देखा था तो चलो अब मेरे स्किल को यहाँ पे एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। और जैसे ही वो स्किल्स को एक्टिवेट करता है तो उसके सामने कई सारे पैलेस ओपन होना चालू हो जाते हैं, और उसको डेरकोनियल स्किल भी यहाँ पर ओपन हो जाता है। और उसको यहाँ पर डिवावर करने का स्किल मिल गया था, जिसमें वो जितना भी चाहे उतना खा सकता है और पूरी तरह से वो डाइजेस्ट हो जाएगा। और साथ ही उसे ड्रैगन की आंख मिली थी, और साथ ही ड्रैगन की माइट भी। जेके बड़े आराम से बिल्कुल जैसे मोबाइल स्क्रीन में चलाया जाता है वैसे ही बैठकर सुकून से ये सब देख रहा था। वो कहता है कि मुझे ड्रैगन आई मिली है और साथ ही ड्रैगन की माइट भी, पर आखिर जो ये डिवावर है इसके अंदर मैं काफी ज्यादा खा सकता हूँ और डाइजेस्ट कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे 50 पॉइंट कॉस्ट क्यों करना पड़ेगा। इसलिए वो थोड़ा सोच समझने के बाद कहता है कि मुझे उस चीज को लेना चाहिए जो कि ऑब्वियसली काफी ज्यादा अच्छी है, ना कि कोई चांस लेना चाहिए। इसलिए वो ड्रैगन्स आए और माइट ऑफ द ड्रैगन को अनलॉक कर लेता है। और वो कहता है कि जो माइट ऑफ द ड्रैगन है देखकर ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा खतरनाक है जब भी उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलो अभी के लिए मैं ड्रैगन आई को एक्टिवेट कर देखता हूँ। और जैसे ही वो उस स्किल को एक्टिवेट करता है उसकी आंख के अंदर ड्रैगन की आंख यहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जिसके बाद वो खड़ा होकर आसपास देखता है तो वो कहता है कि मैंने इसे और भी ज्यादा उम्मीद करी थी, क्योंकि इसने कहा था कि ये सारी चीजों की इन्फॉर्मेशन को डिटेल में दिखाएगा, पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला है। पर जैसे ही वो बाहर जाता है तो वो कहता है कि रुको, वो ये देखकर सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, और वो कहता है कि सच में इस चीज का तो बिल्कुल भी सेंस ही नहीं बनता। और वो सामने की तरफ देखता है और कहता है कि जो स्टेच्यू और सेंटर ऑफ द गार्डन है वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल मेरी आंखों के सामने आ गया है, और आधी रात में वो सारी चीजों को बिल्कुल क्लियरली देख पा रहा था। वो कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा
ज्यादा यूजफुल है। जिसके बाद वो एक और नोटिफिकेशन को देखता है जहाँ पर वो डिटेल इन्फॉर्मेशन डिटेक्टिव ऑब्जेक्ट को यहाँ पर चालू करने के बारे में पूछता है। वो सोचता है कि डिटेल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद वो रुकते हुए कहता है तो चलो इसको चालू कर देखते हैं। और जैसे ही वो उसको एक्टिवेट करता है उस आसपास की जितनी भी डिटेल्स थी वो सभी दिखना चालू हो जाती हैं। जैसे कि जो कैंडल रखी हुई थी, जैसे कि जो वुड की डेस्क बनी हुई थी, वहाँ पर रखा हुआ दरवाजा, क्लोसेट, कारपेट, हर एक चीज की डिटेल दिखना चालू हो चुकी थी। पर अचानक ही उसे अपने शरीर के अंदर काफी ज्यादा कमजोरी सी महसूस होना चालू हो गई थी। इसलिए वो जल्दी से चेयर को पकड़ते हुए कहता है कि आखिर मेरे शरीर के अंदर क्या हो रहा है। उसे काफी ज्यादा हफान हो रही थी। वो पसीना होते हुए कहता है क्या डार्कोनेल के सभी स्किल्स बिल्कुल इसी तरीके के हैं, इसका मतलब मैं इन्हें ज्यादा लंबे समय तक इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। पर फिर वो अपने क्लास स्किल, हीलिंग फैक्टर और साथ ही विर्गो रिकवरी को भी चालू कर देता है, जिसकी वजह से कुछ ही देर में वो पूरी तरह से रिकवर हो गया था। वो कहता है कि मैंने जानबूझकर हीलिंग को यहाँ पे यूज नहीं किया। पर जैसे ही वो स्टेटस विंडो के अंदर देखता है तो वो ये देखकर कंफ्यूज हो गया था और कहता है कि जितने मेरे क्लास स्किल्स है वो सभी पैसिव एबिलिटीज के अंदर कन्वर्ट हो गए हैं और साथ ही उनकी एक एक लेवल भी यहाँ पर बढ़ गई है। और अब जो उसका हीलिंग फैक्टर था वो ऑटोमेटिकली उसके शरीर को रिकवर करना खुद से ही चालू कर देगा। ये देखकर वो कहता है लगता है कि ये भी यहाँ पर टूट गया है। और फिर वो बताता है कि जो एक हीलिंग पावर है वो देखने में सच में काफी ज्यादा ओवर पावर्ड लगती है, पर ये भी कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिसको तुम लगातार बार बार इस्तेमाल करते रह सकते हो। और जो हीलिंग इफेक्ट्स होते हैं उनकी भी एक लिमिट होती है। पर कमाल की बात तो ये है कि जो एक हीलिंग फैक्टर है वो इन्फिनिट है। इसलिए वो पास में ही रखे चाकू को उठाते हुए कहता है कि मुझे इसे यहाँ पर टेस्ट करना होगा। और ये कहकर वो अपने हाथ के ऊपर एक कट लगा लेता है जिसके अंदर खून आना चालू हो गया था और थोड़ी देर में जमीन पर खून ही खून हो जाता है। पर तभी उसका क्लास स्किल यानी हीलिंग फैक्टर यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था और वो निशान जो कि उसने अपने शरीर पर बनाया था वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है, जैसे कि वहाँ पर कभी कोई घाव हुआ ही नहीं था। ये देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि सच में इस चीज का तो मुझे यकीन नहीं हो रहा। और वो कहता है कि अकेडमी को ये सब खत्म करने के लिए 5 साल लगते हैं, 5 साल, पर मैं ये सिर्फ 2 साल के अंदर करूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें डार्क अकेडमी के बारे में बताया जाता है जो कि कॉन्टिनेंट की ग्रेटेस्ट नाइट अकेडमी है। और जो स्पिरिट नाइट्स होते हैं वो लोग अपने हाथ और पैर देने के लिए तैयार तक हो जाते हैं इसके अंदर एनरोल होने के लिए। और ये डीजे के ट्रॉय के अंदर जहाँ पर जो ये अकेडमी बनी हुई है और टीम्स विथ लाइफ, जब भी एक नया सेमेस्टर यहाँ पर चालू होता है सभी लोग जो कि डार्क अकेडमी के अंदर आ गए थे वो लोग इसकी वजह से काफी ज्यादा खुश थे। और जेकी उन सभी को देखते हुए कहता है कि जितने भी हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स हैं वो सभी एडल्ट से बिल्कुल भी अलग नहीं है। वो सभी जब तक वो परफेक्ट नहीं हो जाते तब तक ट्रेन करते रहते हैं। पर अगर मैं उन कैडल्स के साथ यहाँ पर अगर कंपेयर करता हूँ तो वो सभी केवल बच्चे हैं जो कि ग्रेट फैमिली से आए हैं। और ऐसा लगता है जैसे कि उन लोगों ने अपनी अथॉरिटीज को पहले यहाँ पर स्टेब्लिश करके रखा हुआ है। और जेके साइड में देखते हुए यानी ओवन की तरफ देखते हुए कहता है कि सच में ये फैमिली अपने कोर्स तक सड़ी हुई है। इसके बाद वो बताता है कि ऐसी तो काउंटलेस ब्रांच फैमिलीज हैं जो कि ट्रांसेंडेंट डार्क के फैमिली को यहाँ पर सपोर्ट करती है, पर यहाँ पर केवल 3 ही ऐसी फैमिलीज है जिनका इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा है। उन्हीं को ग्रेट फैमिलीज कहा जाता है। टोरन जो कि स्ट्रेंथ के लिए है, और जिमीन्स जो कि विजडम के लिए है, और वर्डिक जो कि गोल्ड के लिए है। और जेके उन लोगों को देखकर पिटीफुल होता हुआ कहता है कि यहाँ तक उन स्टेट के जो बच्चे हैं उनकी कंडीशन भी ऐसी है, पर छोड़ो इन सब से मुझे क्या फर्क पड़ता है। और ये क्या करे वो साइड में जाने लगा था। फिर हमें हाई रैंकिंग डॉर्मेट्री प्लेटिनम मेंशन के बारे में दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा बड़ा सा डोम बना हुआ था। और जे के अंदर जाते हुए कहता है कि मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि ये प्योर ब्रीड के लिए है तो ये काफी ज्यादा अच्छा होगा ही। जिसके बाद हमें प्लेटिनम मेंशन के बारे में बताया जाता है कि एक ऐसी डॉर्मेट्री है जिसके अंदर ट्रेनिंग हॉल, लाइब्रेरी और वेरियस काइंड ऑफ फैसिलिटीज भी बनी हुई है। और ये केवल हाई रैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए ही बनाया गया है। यहाँ तक जो कैडल्स है वो लोग भी इसके अंदर इतने ज्यादा आसानी से एंटर नहीं कर सकते, पर क्योंकि मैं एक प्योर ब्लड लाइन अवेकनर हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे एक स्पेशल प्रिविलेज मिलता है फ्लोर मास्टर का, और वो उस फ्लोर तक जा सकते हैं जिसको प्लेटिनम फ्लोर कहा जाता है। और जैसे ही जेक के अंदर आता है तो एक सर्वेंट उसका स्वागत करते हुए कहती है कि आपका स्वागत है, मैं आपको एस्कॉर्ट कर जो रूम आपको मिला है वहाँ तक आपको असाइन करूंगी। और वहाँ पर जितने भी बटलर्स थे उनकी भीड़ और भरमार देखकर वो भी काफी सरप्राइज था, जो कि सामने खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे थे। इसलिए वो ऑकवर्ड सा महसूस करते हुए कहता है कि भले ही मैं एक प्योर ब्लड लाइन हूँ पर क्या ये कुछ जरूर से ज्यादा ही नहीं है। जिसके बाद एक सर्वेंट जेके को बताता है कि जो सर डिकर है वो आपके रूम में आपका वेट कर रहे हैं। और जैसे ही वो उसके रूम के अंदर आता है तो वो डिकर से पूछता है कि आखिर ये क्या है। वो कहता है कि आपके लिए एक डिलीवरी आई है। जेके ये सुनकर थोड़ा कंफ्यूज था और वो ये देखकर कहता है, और जैसे ही वो उसके अंदर से ग्लव निकालता है, वो ग्लव जिसके ऊपर डार्कर फैमिली का निशान बना हुआ था, ये तो सच में उस टेम्परेरी लेवल की एक अलग डिफरेंट लेवल पर है। तो डिकर भी उससे कहता है कि सच में ये काफी अच्छा है कि आपको ये काफी ज्यादा पसंद आया। जिसके बाद वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक नया ग्लव मिला है तो मैं सोचता हूँ कि मुझे भी एक नई तलवार मिलनी चाहिए। अगर तुम्हें क्या लगता है कि डिकर, और जो तलवार जेके उठाता है वो उसके बारे में कहता है कि ये सच में काफी ज्यादा एक्सीलेंट डिसीजन था, क्योंकि जो डस्क ट्रॉय है वो ग्रेट माउंटेन्स के काफी ज्यादा करीब है। इसकी वजह से उनके अंदर काफी ज्यादा गुड क्वालिटी का आयरन मिलता है और काफी ज्यादा एक्सीलेंट क्राफ्टमैन उसको
क्रिएट करते हैं। और ये वो पॉइंट आ जाता है जहाँ पर लोग ये कहते हैं कि एकेडमी के अंदर जो तुम्हारा पहला वेपन होना चाहिए वो ट्रोजन का ही होना चाहिए। इसलिए वो कहता है मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए काफी ज्यादा अच्छे क्राफ्टमैन को यहाँ पर ढूंढना चाहिए। तो वो कहता है कि ये ठीक है, मेरे दिमाग में पहले से ही एक आदमी के बारे में है। जिसके बाद वो एक नाम लिखकर टेकर को दे देता है और कहता है जाओ उस आदमी के पास जाओ और मेरे लिए एक अपॉइंटमेंट को यहाँ पर अपॉइंट करो। टेकर उसका नाम पढ़कर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि गैलियन, आज से पहले मैंने कभी भी इस आदमी के बारे में नाम नहीं सुना था, पर फिर भी मैं इसे कांटेक्ट जरूर करूंगा। जिसके बाद वो बताता है कि आपकी क्लास कल से शुरू हो जाएंगी, इसलिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सोने से पहले उन्हें जरूर देख लीजिएगा। वो कहता है कि हमेशा ऐसी नैगिंग मत किया करो, ठीक है मैं जा रहा हूँ। और फिर जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सभी पढ़ना चालू करता है और वहीं पर बैठकर इन सब के बारे में देख रहा था। और वो ये देखकर हैरान था कि जो प्लेटिनम फ्लोर है वो पूरी तरह से आइसोलेटेड यानी अकेला है। इसका मतलब यहाँ पर तो मुझे और भी ज्यादा फ्रीडम मिल जाएगी जिससे मैं डार्कनॉल के स्किल्स को यहाँ पर डेवलप कर सकता हूँ। जिसके बाद एक लेडी गेट खटखटाती है तो वो कहता है कि अंदर आ जाओ। तो वो सर्वेंट उसे बताती है कि जो फ्लोर मास्टर रेना है उन्होंने आपको खाने के लिए यहाँ पे इनवाइट किया है। ये सुनकर वो कहता है कि रेना ने, इसलिए वो उसे कहता है तो चलो मुझे उसके पास लेकर चलो। जिसके बाद वो उसे यहाँ पर छत पर लेकर आ जाती है जहाँ पे एक काफी ज्यादा सुंदर सा गार्डन बना हुआ था।